सो हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज हम करने वाले हैं रिवीजन ऑफ योर चैप्टर 4 प्राइमरी एक्टिविटीज़ ऑफ क्लास 12 ज्योग्राफी पार्ट ए बुक। ठीक है। और बच्चों, जिन नोट्स से मैं अभी आपको करवा रही हूँ, तो ये जो नोट्स है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे और जिसे ज्वाइन करने का लिंक आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहाँ से क्या आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ से आपको जो नोट्स है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। ठीक है। और सेकेंड बात कि मैंने क्या इसी तरीके से आपके और जो चैप्टर्स है ना उन्हें भी मैंने कवर करवा रखा है। तो एक बार आप क्या मेरी क्लास 12 ज्योग्राफी करके जो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है ना, उसको आप एक बार चेक कर लेना। ठीक है। और अगर आप मेरे पास शुरुआत से कनेक्टेड हो तो आपको पता होगा कि हम क्या है, हमारा जो डिवीजन है ना वो क्या 3 स्टेजेस में कंप्लीट कर रहे हैं। पहले देखेंगे हम हमारा चैप्टर का ओवरव्यू कि क्या क्या यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और किस तरह से वो क्या एक दूसरे से कनेक्टेड है, वो हम समझेंगे। देन हम देखेंगे हमारा जो अभी लेटेस्ट बोर्ड एग्जाम हुआ था ना 2025 वाला, तो उसमें सीबीएसई बोर्ड ने क्या क्या क्वेश्चन पूछे हैं वो हम देखेंगे। और फाइनली देखेंगे हमारा चैप्टर का रिविजन। तो क्या इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब वो क्या होता है, ह्यूमन एक्टिविटीज विच जनरेट इनकम, यानी ऐसी ह्यूमन एक्टिविटीज जो क्या इनकम जनरेट करती है यानी मनी जनरेट करती है, वो क्या होती है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब मेजरली अगर हम देखें ना तो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का है 4 पार्ट में कैटेगराइज होती है। कौन कौन सी, प्राइमरी एक्टिविटीज़, सेकेंडरी एक्टिविटीज़, टर्शियरी एक्टिविटीज़ एंड क्वाटरनरी एक्टिविटीज़। और इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले अबाउट प्राइमरी एक्टिविटीज़ एंड लेटर जो आपके जो आएंगे चैप्टर्स उसमें हम इन सब एक्टिविटीज़ को कवर करेंगे। तो अभी हम पढ़ेंगे अबाउट प्राइमरी एक्टिविटीज़। अब प्राइमरी एक्टिविटीज़ क्या होता है, एक्टिविटीज़ डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन नेचर विच इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। यानी प्राइमरी एक्टिविटीज़ यानी ऐसी एक्टिविटीज़ जो क्या डायरेक्टली डिपेंडेंट होती है ऑन द नेचर। और डायरेक्टली कैसे हुआ कि यहाँ पर क्या होता है, हम डायरेक्टली क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं या यूज़ करते हैं इसको, नेचुरल रिसोर्सेज को। ओके। अब हम देखें इस चैप्टर के अंदर तो यहाँ पर क्या है, जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ है ना वो क्या मेजरली 4 पार्ट में कैटेगराइज होती है। ठीक है। कितने पार्ट में, 4 पार्ट में कैटेगराइज होती है प्राइमरी एक्टिविटीज इन दिस चैप्टर। क्या क्या है वो, हंटिंग एंड गैदरिंग, पेस्टोरलिज्म, एग्रीकल्चर और माइनिंग। ठीक है। हंटिंग एंड गैदरिंग, देन आता है हमारा पेस्टोरलिज्म। इसमें क्या अगर हमें 2 टाइप्स देखने को मिलते हैं पेस्टोरलिज्म के। ठीक है। और उसके बाद आता है हमारा एग्रीकल्चर। इसके अंदर हमें क्या, इसके अंदर चैप्टर के अंदर 11 टाइप्स देखने को मिलते हैं हमारे एग्रीकल्चर के। देन हमें लास्ट में देखने को मिलता है क्या, माइनिंग, जिसके क्या हमें अगेन 2 टाइप्स देखने को मिलते हैं हियर इन दिस चैप्टर। ठीक है। तो ये था हमारा इस चैप्टर का ओवरव्यू। अब नेक्स्ट स्टेज पे चलते हैं और देखते हैं कि इस चैप्टर में से अभी इस लेटेस्ट बोर्ड एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं बोर्ड में। ओके। तो अब हम देखते हैं हमारे सीबीएसई बोर्ड के क्वेश्चन तो अभी इस साल पूछे गए हैं इस चैप्टर में से। सेट 1 में क्या पूछा गया हमसे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विच इज बेसिकली ऑफ 1 मार्क। क्या क्वेश्चन पूछा गया इसमें से, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिलेटेड टू माइनिंग, चूज द करेक्ट ऑप्शन। क्या बोला गया इसके अंदर, इन एशियन टाइम्स मिनरल वर यूज टू मेक टूल्स एंड वेपन्स। सेकंड क्या बोला गया है, ऑल डेवलप्ड कंट्रीज आर एक्सट्रैक्टिंग मोर मिनरल्स फॉर देयर डेवलपमेंट। थर्ड क्या बोला गया इसके अंदर, द एक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ माइनिंग बिगिन विद द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। और फोर्थ बोला गया है, देयर आर मेनी स्टेजेस इन द डिस्कवरी ऑफ मिनरल्स। ऑप्शन क्या है मेरे पास, ओनली सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट। बी क्या है मेरे पास, ओनली फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ आर करेक्ट। सी क्या है मेरे पास, ओनली फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट। एंड डी क्या है मेरे पास, ओनली फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट। तो बच्चों यहाँ पे भी हमारा मेन मोटिव क्या है, सीबीएसई बोर्ड के क्वेश्चंस को एनालाइज करना। अभी हम सोल्व नहीं करेंगे, अभी हम सिर्फ क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे कि अभी जो लेटेस्ट बोर्ड एग्जाम हुआ था ना उसमें किस किस टॉपिक से क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड ने पूछे हैं। तो यहाँ पर पूछा गया आपसे माइनिंग के ऊपर। अभी हम कॉन्सेप्ट जरूर समझ लेंगे बट क्वेश्चन की सोल्विंग हम हमारा जो मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी ना उसमें करेंगे। उसमें आपको सब तरह से बताऊंगी किस तरह से आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है सब कुछ। बट अभी आप ये देख के चलो कि अभी क्या क्या यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और क्या क्या यहाँ पर सीबीएसई बोर्ड किस तरह से उनको पूछ रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर माइनिंग के बारे में पूछा गया है, उसके रिलेटेड आपको क्या है एनसीईआरटी में से जो स्टेटमेंट दे रखी है ना वो उठा के दे रखी है और बोला गया है कि बताओ कि इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है। और अगर आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बता सकते हो। ठीक है। तो ये था हमारा एमसीक्यूज में फर्स्ट क्वेश्चन जो हमें दिया गया है फ्रॉम द टॉपिक माइनिंग। ओके। देन हमसे पूछा गया है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन विच इज बेसिकली ऑफ 5 मार्क। इसमें क्या हमसे किस टॉपिक पे पूछा गया है, एग्रीकल्चर में से पूछा गया है और किसके ऊपर, डेयरी फार्मिंग के ऊपर। क्या बोला गया इसके अंदर, डेयरी फार्मिंग इज प्रैक्टिस मेनली नियर अर्बन एंड इंडस्ट्रियल सेंटर्स, क्लासिफाई द स्टेटमेंट विद एग्जांपल्स। यानी यहाँ पर क्या हमें एग्रीकल्चर के अंदर से भी डेयरी फार्मिंग में से क्वेश्चन पूछा गया है कि जो डेयरी फार्मिंग है ना वो क्या मेनली अर्बन और इंडस्ट्रियल सेंटर्स है ना उनके पास ही क्या है प्रैक्टिस करी जाती है या परफॉर्म करी जाती है। तो इस स्टेटमेंट का करना है हमें जस्टिफाई करना है इन आर आंसर विथ आर एग्जांपल्स ऑल्सो। ये जो स्टेटमेंट है ना ये क्या आपको आपके एनसीईआरटी में से दिया गया है और आपको करना है इसको जस्टिफाई करना है और उसके साथ साथ आपको एग्जाम्पल भी देना है। ठीक है। और देन क्या पूछा गया आपसे सेट के अंदर, मैप बेस्ड क्वेश्चन विच इज बेसिकली ऑफ 5 मार्क। और इसमें से भी आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है मैप के अंदर, तो वो पूछा गया है अ मेजर एरिया ऑफ नोमैडिक हर्डिंग इन एशियन पेनिनसुला। सेकंड क्या पूछा गया है, अ मेजर एरिया ऑफ कमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग इन साउथ अमेरिका। देन पूछा गया है अ मेजर एरिया ऑफ एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग इन ऑस्ट्रेलिया। और देन क्या पूछा गया हमसे, अ मेजर एरिया ऑफ
मिक्स फार्मिंग इन अफ्रीका। तो क्या पूछा गया हमसे यहाँ पर, मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है फ्रॉम नोमैडिक हर्डिंग, कमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग, एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग एंड मिक्स फार्मिंग। तो ये था हमारे सेट 1 के क्वेश्चन कि इस चैप्टर में से सेट 1 में से क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए। अब सेट 2 और सेट 3 की बात करते हैं। ओके, तो अब हम बात करते हैं हमारे सेट 2 और सेट 3 की कि यहाँ पर इस चैप्टर में से क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ से हमसे पूछा गया है क्या, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन विच इज बेसिकली ऑफ 3 मार्क। और यहाँ पे पैराग्राफ कौन सा आया है, हंटिंग एंड गैदरिंग वाला। और क्वेश्चन क्या पूछा गया हमसे यहाँ पर, एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ पोचिंग ऑन वाइल्ड एनिमल्स, व्हाई वाज हंटिंग ऑफ एनिमल्स लिमिटेड इन अर्ली टाइम्स, एक्सप्लेन। और थर्ड पूछा गया हमसे, व्हाई डिड अर्ली मैन डिपेंड अपॉन हिज इमीडिएट नेचुरल एनवायरनमेंट, एक्सप्लेन। तो यहाँ पर क्या हमें इस पैराग्राफ में से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। और देन क्या पूछा गया हमसे यहाँ पर, मैप बेस्ड क्वेश्चन विच इज बेसिकली ऑफ 5 मार्क। और बच्चों इस चैप्टर में से मैप का क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। और क्या पूछा गया इस सेट के अंदर से हमसे क्वेश्चन, एन एरिया ऑफ सब्सिस्टेंस गैदरिंग इन कैनेडा, एन एरिया ऑफ नोमैडिक हर्डिंग इन अफ्रीका, एन एरिया ऑफ एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो बच्चों ये थे हमारे सेट 1, सेट 2 और सेट 3 के क्वेश्चन इस चैप्टर में से जो पूछे गए हैं। तो अभी तक हमने क्या कर लिया, हमने चैप्टर का ओवरव्यू देख लिया कि क्या क्या यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो, किस तरह से वो क्या एक दूसरे से कनेक्टेड है, वो हमने देख लिया। देन क्या है, हमने अभी हमारा जो लेटेस्ट बोर्ड एग्जाम था ना, उसके हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को एनालाइज कर लिया कि किस किस टॉपिक में से बोर्ड ने क्वेश्चन पूछे, वो हमने देख लिया। अब फाइनली हम करेंगे हमारे चैप्टर का रिवीजन, ठीक है। और मेजरली हम फोकस करेंगे इन टॉपिक्स के ऊपर जो अभी इस साल बोर्ड ने पूछे हैं। तो फर्स्ट हम करते हैं चैप्टर का रिवीजन। फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ठीक है, इकोनॉमिक यानी समथिंग विच इज रिलेटेड टू मनी, यानी क्या बोला गया इसके अंदर, पीपल इंगेज इन अ नंबर ऑफ एक्टिविटीज फॉर देयर सर्वाइवल, यानी सर्वाइवल के लिए क्या है, जो लोग हैं ना वो क्या नंबर ऑफ एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, यानी कई कई तरीके की क्या है लोग एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अब उसमें ही आती है कौन सी, हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, ऐसी ह्यूमन एक्टिविटीज जो क्या इनकम जनरेट करती है, क्या करती है, इनकम जनरेट करती है, तो वो क्या होती है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज। यानी क्या है, ऐसी ह्यूमन एक्टिविटीज जो क्या है इनकम या मनी जनरेट करती है, तो वो क्या होती है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज। क्लियर है। अब इसके हम टाइप्स की बात करते हैं कि इसके टाइप्स क्या क्या है। तो ब्रॉडली अगर हम देखें तो ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है ना, उससे हम क्या मेनली 4 टाइप्स में कैटेगराइज करते हैं। कौन कौन सी, प्राइमरी एक्टिविटीज, सेकेंडरी एक्टिविटीज, टर्शियरी एक्टिविटीज और क्वार्टरनरी एक्टिविटीज। और यहाँ पे हमें पढ़ना है क्या, हमारा प्राइमरी एक्टिविटीज। एंड लेटर ऑन आपके जो भी चैप्टर्स आएंगे ना, उनमें हम ये सारी एक्टिविटीज को कवर करेंगे। अभी हम फटाफट से रिवाइज करेंगे अबाउट प्राइमरी एक्टिविटीज, ठीक है। तो अगर हम प्राइमरी एक्टिविटीज की बात करें तो ये क्या होती है, ऐसी एक्टिविटीज होती है जो कि डायरेक्टली डिपेंडेंट होती है ऑन द नेचर या ऑन द फिजिकल एनवायरमेंट। क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है हम डायरेक्टली यूज या यूटिलाइज करते हैं किसको, नेचुरल रिसोर्सेज को। क्या करते हैं हम यहाँ पर डायरेक्टली यूज या यूटिलाइज करते हैं किसको, नेचुरल रिसोर्सेज को, ठीक है। और ये जो एक्टिविटीज होती है प्राइमरी एक्टिविटीज, ये क्या है, जितनी भी ह्यूमन एक्टिविटीज है उसकी क्या है एक बेस का काम करती है, या ये क्या होती है, बेसिस होती है ऑफ ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज। फाइन। और इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल क्या है, हंटिंग एंड गैदरिंग, पेस्टोरल एक्टिविटीज, एग्रीकल्चर, माइनिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये क्या है, एग्जाम्पल है ऑफ प्राइमरी एक्टिविटीज। और इम्पोर्टेंट बात जो आपके 1 मार्क पर में पूछा जा सकता है कि जो लोग क्या है प्राइमरी एक्टिविटीज में एंगेज होते हैं या इन्वॉल्व होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं। तो ऐसे लोग जो क्या प्राइमरी एक्टिविटीज के अंदर एंगेज या इन्वॉल्व होते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं हम, रेड कॉलर वर्कर्स। क्या बोलते हैं, रेड कॉलर वर्कर्स। और इन्हें रेड कॉलर वर्कर्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो रेड है ना वो क्या सिंबलाइज करता है हमें हार्ड फिजिकल वर्क एंड एक्सपोजर टू नेचर। वो कौन सिंबलाइज करता है हमें, कलर रेड। क्योंकि ये लोग क्या होते हैं, मोस्टली आउटडोर वर्क होता है इनका, ऑफन अंडर द सन, यानी मोस्टली आउटडोर वर्क होता है और ऑब्वियसली खुले में होता है अंडर द सन, ठीक है। और ये साथ ही साथ ये क्या करते हैं, हैवी फिजिकल लेबर परफॉर्म करते हैं, यानी खुले में काम करते हैं, ऑफन अंडर द सन, ठीक है। और साथ ही साथ इनका क्या होता है, हार्ड या कह सकते हैं हैवी फिजिकल लेबर वाला काम ये लोग करते हैं, तो इसी वजह से इन्हें क्या बोलते हैं हम, रेड कॉलर वर्कर्स। और इसमें रेड क्या बताता है हमें, हार्ड फिजिकल वर्क और एक्सपोजर टू नेचर। समझ में आया। और अब ये जो प्राइमरी एक्टिविटीज है ना वो क्या आपके चैप्टर के अंदर 4 पार्ट में कैटेगराइज करी गई है। क्या है वो, हंटिंग एंड गैदरिंग, पेस्टोरलिज्म, एग्रीकल्चर और माइनिंग। इन्हें क्या हमारे चैप्टर के अंदर हम फटाफट से एक एक करके रिवाइज करेंगे। अब इसमें हम फर्स्ट समझते हैं हंटिंग एंड गैदरिंग। अब इसमें हंटिंग का मतलब क्या होता है, कैचिंग एंड किलिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स फॉर फूड, क्लोथिंग एंड टूल्स। यानी क्या है, हंटिंग का मतलब क्या है कि जो वाइल्ड एनिमल्स और जो बर्ड्स है ना उनको कैच और उनकी किलिंग क्यों करना, फॉर फूड, क्लोथिंग एंड टूल, तो वो क्या होता है, हंटिंग, ठीक है। और वही अगर हम गैदरिंग की बात करें तो गैदरिंग का मतलब क्या होता है, कलेक्टिंग वाइल्ड फ्रूट्स, नट्स, रूट्स, हर्ब्स एंड अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट फॉर सर्वाइवल। तो क्या होता है गैदरिंग का मतलब, गैदर का मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना यानी कलेक्ट करना। तो वही चीज़, यानी जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट है ना, जैसे वाइल्ड फ्रूट, नट्स, रूट्स, हर्ब्स, तो इन सब प्रोडक्ट को क्या करना, कलेक्ट करना। क्यों करना, फॉर सर्वाइवल। तो ये क्या होता है हमारा गैदरिंग, यानी इकट्ठा करना। तो वो क्या होता है गैदरिंग। हंटिंग का मतलब क्या होता है, वाइल्ड एनिमल्स और जो बर्ड्स है ना उनकी कैचिंग और किलिंग
क्यों करना? फॉर फूड, क्लोथिंग एंड टूल। और गैदरिंग का मतलब क्या होता है? जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट है ना उनको कलेक्ट करना फॉर सर्वाइवल, तो वो क्या होता है हमारा? गैदरिंग। समझ में आया? और इसके अगर हम फीचर्स की बात करें तो फीचर क्या होता है? ये क्या है? ओल्डेस्ट एंड अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी है। कौन? हंटिंग एंड गैदरिंग। ठीक है। सेकेंड क्या आता है कि इसमें क्या होता है? ऑब्वियसली डायरेक्टली डिपेंडेंस लेके जाती है ऑन नेचुरल इन्वायरमेंट। और यहाँ पर क्या होता है? प्रिमिटिव टूल्स का यूज़ करा जाता है। ठीक है। एडवांस टूल्स का यूज़ नहीं करा जाता है, प्रिमिटिव टूल्स का यूज़ करा जाता है, यानी जो ट्रेडिशनल टूल्स होते हैं ना उनका यूज़ करा जाता है, जैसे बोस, एरोस, स्पीयर्स, डिगिंग स्टिक्स वर यूज। यानी कहने का मतलब आसान भाषा में देखें तो यहाँ पर क्या जो ट्रेडिशनल टूल्स होते हैं ना, ठीक है, जो पहले से यूज़ होते हुए आ रहे हैं उनको यूज़ करा जाता है हंटिंग एंड गैदरिंग के अंदर। और ये क्या चीज़ सब्सिस्टेंस बेस होती है। अब इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जितना भी जो प्रोडक्ट है ना जो इकट्ठा करा जाता है तो वो क्या सिर्फ और सिर्फ पर्सनल कंजप्शन के लिए करा जाता है, यानी यहाँ पर कोई भी कमर्शियल मोटिव नहीं होता है। कमर्शियल मोटिव का मतलब यहाँ पर कोई सेलिंग के लिए इन सब चीज़ों को इकट्ठा नहीं करा जाता, यानी सेल करने का कोई मोटिव नहीं होता है, कमर्शियल कोई मोटिव नहीं होता है। यहाँ पर जितनी भी चीज़ें करी जाती है ना, एनिमल को जो किल करा जा रहा है, चीज़ें गैदर करी जा रही है, तो वो क्या सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर पर्सनल कंजप्शन के लिए करी जा रही है। तो क्या हुआ? ये जो हंटिंग एंड गैदरिंग है ना, ये क्या सब्सिस्टेंस बेस्ड होती है, प्रिमिटिव टूल्स का यूज़ होता है, ओल्डेस्ट एंड अर्लीस्ट एक्टिविटी है, और ऑब्वियसली यहाँ पर क्या होता है? डायरेक्टली डिपेंडेंस लेके जाती है ऑन नेचुरल इन्वायरमेंट। क्लियर है? याद हो गया? नाउ हम देखते हैं इसके मॉडर्न चेंजेस कि ये जो हंटिंग एंड गैदरिंग है ना इसमें क्या हमें टाइम के साथ साथ क्या क्या चेंजेस देखने को मिला है। तो फर्स्ट टाइम अगर हम बात करें हंटिंग और गैदरिंग की तो ये क्या है? विद द टाइम इसमें क्या हमें क्या देखने को मिला है? डिक्लाइन देखने को मिला है। क्यों देखने को मिला है? क्योंकि यहाँ पर क्या देखने को मिला है हमें? अभी विद द टाइम हमें क्या है? एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री का स्प्रेड देखने को मिला है, तो एज ए रिजल्ट हमें क्या है? हंटिंग और गैदरिंग के अंदर क्या है? हमें डिक्लाइन देखने को मिला है विद द टाइम। ओके। और साथ ही साथ ये जो हंटिंग है ना इसके ऊपर क्या कर रहा है? अभी गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है? रेस्ट्रिक्शन लगा दिया है ना। क्यों लगा दिया है? फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, या हम कह सकते हैं कि फॉर प्रिजर्विंग द फ्लोरा एंड फोना, कि क्या करा है गवर्नमेंट ने? रेस्ट्रिक्शन लगा दिया है। उसी वजह से भी क्या है? इसका डिक्लाइन हमें देखने को मिल रहा है कि इसका हंटिंग एंड गैदरिंग का। क्लियर है? नाउ थर्ड पॉइंट क्या है हमारे पास? इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न टूल्स। और साथ ही साथ यहाँ पर क्या हो गया है? इस फील्ड के अंदर क्या हो चुका है? अब मॉडर्न टूल्स का हमें क्या इंट्रोडक्शन देखने को मिला है। पहले क्या यहाँ पर सिर्फ प्रिमिटिव टूल्स या ट्रेडिशनल टूल्स का यूज होता था, बट अब क्या है? यहाँ पर मॉडर्न टूल्स का भी इंट्रोडक्शन हो चुका है, जिस वजह से क्या है? ये जो एक्टिविटी है ना वो क्या हो गई है? अब मार्केट ओरिएंटेड हो चुकी है। पहले क्या थी? सिर्फ सब्सिस्टेंस बेस्ड थी, यानी यहाँ पर क्या सिर्फ और सिर्फ पर्सनल कंजप्शन के लिए ये एक्टिविटी परफॉर्म करी जाती थी। बट अब क्या हो रहा है? विद द टाइम ये क्या हो गया है? यहाँ पर मॉडर्न टूल्स आ चुके हैं और इसी वजह से कहीं ना कहीं ये जो एक्टिविटी है वो क्या हो गई है? अब मार्केट ओरिएंटेड हो चुकी है, यानी यहाँ पर क्या गया है? कमर्शियल मोटिव। ठीक है। पहले क्या था? सिर्फ सब्सिस्टेंस बेस्ड थी एक्टिविटी। फाइन। देन क्या होता है हमारा? सम कम्युनिटीज कंटिन्यू इट अलॉन्ग विथ मॉडर्न ऑक्यूपेशन, कि अब क्या हो गया? अगर ये जो एक्टिविटी है ना वो क्या कंटिन्यू करी हुई जा रही है ना, तो उसे क्या एक तरह से हम कह सकते हैं कि साइड बिजनेस के तौर पर देखा जा रहा है। यानी यहाँ पर क्या है? जो कम्युनिटीज है ना वो क्या इस एक्टिविटी को कंटिन्यू तो कर रही है, बट अलॉन्ग विथ सम मॉडर्न ऑक्यूपेशन। ठीक है। यानी मॉडर्न ऑक्यूपेशन के साथ साथ एज अ साइड बिजनेस इस जो है एक्टिविटी को परफॉर्म करा जा रहा है। कौन कर रही है? ऐसी कुछ कुछ कम्युनिटीज। फाइन। अब हम रीजन की बात कर लेते हैं कि जो हंटिंग एंड गैदरिंग है ना वो कहाँ पर परफॉर्म करी जाती है। ठीक है। और इंपॉर्टेंट यहाँ पर आता है कौन? अमेज़न बेसिन। कौन आता है? अमेज़न बेसिन और ट्रॉपिकल अफ्रीका। ठीक है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये दोनों, अमेज़न बेसिन और ट्रॉपिकल अफ्रीका। देन आता है नदर्न कनाडा, नदर्न यूरेशिया, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया एंड सदर्न चिले। तो ये क्या हो गए? इंपॉर्टेंट रीजंस जहाँ पर क्या है? हंटिंग एंड गैदरिंग प्रैक्टिस करी जाती है। समझ में आ गया? क्लियर है? नाउ हम चलते हैं हमारा जो नेक्स्ट टाइप है प्राइमरी एक्टिविटी का। कौन सा? पेस्टोरलिज्म। क्या है? पेस्टोरलिज्म। फाइन। अब क्या हुआ? हिस्ट्री में एक फेस ऐसा आया जब लोगों को रियलाइज हुआ कि नहीं, हम सिर्फ हंटिंग पर क्या है डिपेंड नहीं रह सकते, हमें क्या है कुछ ना कुछ क्या है उसके अल्टरनेटिव में कुछ चीज़ भी ढूंढनी पड़ेगी। हम सिर्फ और सिर्फ क्या है हंटिंग पर डिपेंड नहीं रह सकते। तो उसी के साथ क्या है लोगों ने क्या करा? धीरे धीरे क्या है एनिमल को डोमेस्टिकेट करना शुरू कर दिया। यानी उस समय क्या होता था? सिर्फ और सिर्फ हंटिंग पर लोग क्या करते थे? उसी समय हंट करा, उसी समय उसको काम में ले लिया, बट लोगों को लगा कि ये अनसस्टेनेबल है, अगर हमें बाद में भी उसका यूज़ पड़ा तो हम क्या करेंगे? तो उसी के साथ क्या हुआ? लोगों ने क्या है विद द टाइम क्या हुआ? उनको रियलाइज़ हुआ कि हम इस पर डिपेंड नहीं रह सकते, तो उन्होंने क्या करा? धीरे धीरे क्या करा? उन्होंने एनिमल का डोमेस्टिकेशन शुरू कर दिया। तो इसी वजह से क्या हो गया? शुरुआत हो गई कि इसकी पेस्टोरलिज्म की, यानी डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स की। तो क्या हुआ? पेस्टोरलिज्म का मतलब क्या होता है? अ वे ऑफ लाइफ दैट इन्वॉल्व्स रेजिंग डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स फॉर फूड, ट्रेड एंड सोशल एक्सचेंज। तो क्या हुआ? इसका मतलब क्या है कि जो एनिमल्स है ना, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, यानी ऐसे एनिमल्स जिनको हम हमारे जो है पाल सकते हैं, उनको रेस करना। क्यों करना? फॉर
फूड ट्रेड एंड सोशल एक्सचेंज। तो वो क्या होता है हमारा पेस्टोरलिज्म। ओके, और ये क्या है, एक तरह की फॉर्म ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, जहाँ पर क्या है हर्डर्स क्या है उनके एनिमल के साथ मूव करते हैं टू डिफरेंट एरियाज। और क्यों करते हैं, टू फाइंड फूड एंड वाटर। क्या होता है यहाँ पर, जो हर्डर्स यानी जो इनके एनिमल्स के जो ओनर्स है ना वो और जो एनिमल्स है ना वो क्या है मूव करते हैं टू डिफरेंट एरियाज। और क्यों करते हैं, टू फाइंड फूड एंड वाटर, यानी पानी और खाने की तलाश में वो क्या है उनके जो एनिमल्स है ना उनके साथ साथ हर्डर भी क्या है डिफरेंट डिफरेंट एरियाज पे मूव करते हैं अंडर पेस्टोरलिज्म। फाइन, और ये क्या है अ काइंड ऑफ या और अ फॉर्म ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। फाइन, और क्या बोला गया इसके अंदर, डिफरेंट एनिमल्स वर डोमेस्टिकेटेड डिपेंडिंग अपॉन द क्लाइमेटिक कंडीशन, यानी जिस एरिया की जैसी क्लाइमेटिक कंडीशन वहाँ पर कौन कौन से एनिमल्स पाए जा रहे हैं तो उनको डोमेस्टिकेटेड करा जाता था उस हिसाब से। जैसे अगर हम ट्रॉपिकल अफ्रीका की बात करें तो वहाँ पर किस एनिमल को पाला जाता है, वो है कैटल। देन बात करें अगर हम सहारा एंड एशियाटिक डेजर्ट की तो वहाँ पर पाला जाता है किसको, शिप्स, गोट्स एंड कैमल को। ठीक है, और अगर हम माउंटेनियस एरिया ऑफ तिब्बत एंड एंडेस की बात करें तो यहाँ पर पाला जाता है या डोमेस्टिकेट करा जाता है किसको, याक एंड लामास को। ओके, और वही अगर हम बात करें आर्कटिक एंड सब आर्कटिक एरियाज की तो यहाँ पर किसे पाला जाता है या किसे डोमेस्टिकेट करा जाता है तो वो है रेंडर। ओके, और बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, ये आपसे 1 मार्कर में पूछा जा सकता है कि किस रीजन में कौन सा एनिमल डोमेस्टिकेट करा जाता है। ओके, नाउ डिपेंडिंग अपॉन द ज्योग्राफिकल फैक्टर्स एंड लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एनिमल रियरिंग इज टुडे प्रैक्टिस एट सब्सिस्टेंस और कमर्शियल लेवल्स। तो क्या बोला गया इसके अंदर कि डिपेंड करता है ऑन ज्योग्राफिकल फैक्टर्स एंड लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, कि अब क्या है जो एनिमल रियरिंग है ना वो क्या है 2 तरीके से प्रैक्टिस करी जाती है, एक होती है सब्सिस्टेंस लेवल पर और एक होती है कमर्शियल लेवल पर। अभी 2 हम पढ़ने वाले हैं ना, ये है सब्सिस्टेंस बेसिस पे, ठीक है, और ये है हमारी कमर्शियल बेसिस पे जो कि अभी विद द टाइम इमर्ज हुआ है। सो फर्स्ट अगर हम बात करें नोमैडिक हर्डिंग की तो ये क्या होता है, ऑल्सो कॉल्ड पेस्टोरल नोमैडिज्म। क्या बोलते हैं इसको हम, पेस्टोरल नोमैडिज्म। नोमैडिक हर्डिंग इसे क्या बोलते हैं हम, पेस्टोरल नोमैडिज्म। ठीक है, नोमैडिक का नोमैडिज्म हो गया, पेस्टोरल नोमैडिज्म। और ये क्या होता है, अ प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एक्टिविटी इन विच हर्डर डिपेंड अपॉन एनिमल फॉर फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, टूल्स एंड ट्रांसपोर्ट, यानी सिर्फ और सिर्फ हो गया पर्सनल कंजप्शन के लिए क्या है या सब्सिस्टेंस के लिए क्या है एनिमल पर डिपेंड करते हैं, फॉर फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, टूल्स एंड ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो ये क्या होगी हमारी नोमैडिक हर्डिंग। और यहाँ पर ये जो नोमैडिक हर्डिंग है ना, यहाँ पर क्या होता है जो नोमैडिक पेस्टोरलिस्ट है, यानी कहने का मतलब उनको पालने वाले या हम कह सकते हैं जो हर्डर्स है ना वो मूव करते हैं टू डिफरेंट एरियाज विद देयर लाइफ स्टॉक, यानी उनके एनिमल के साथ साथ वो लोग भी क्या करते हैं, मूव करते हैं टू डिफरेंट एरियाज। और ऐसी जगह पे जाते हैं ये सब जहाँ पर क्या है अवेलेबिलिटी मिल जाए ऑफ पैस्चर्स एंड वाटर, यानी जहाँ पर उनको पैस्चर मिल जाए, यानी जो जानवरों के लिए जो घास वाली जगह होती है ना वो पैस्चर मिल जाए और वाटर मिल जाए। तो ऐसी जगह पे जहाँ उनकी अवेलेबिलिटी मिल गई तो वहाँ पर क्या होता है ये हर्डर्स उनके एनिमल के साथ वहाँ पर चले जाते हैं। तो ये क्या होती है हमारी नोमैडिक हर्डिंग, समझ में आया। और ये क्या होता है पर्सनल कंजप्शन के लिए करी जाती है और यहाँ पे कोई भी कमर्शियल मोटिव नहीं होता है। ठीक है, और रीजन की अगर हम बात करें तो रीजन क्या क्या है इसके, तो क्या है टुंड्रा रीजन ऑफ यूरेशिया, ठीक है, तिब्बत, मंगोलिया, सेंट्रल एशिया, साउथ वेस्ट अफ्रीका एंड आइलैंड ऑफ मेडागास्कर। और इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पर जो टुंड्रा रीजन ऑफ यूरेशिया, ठीक है, मंगोलिया और यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कौन सा, आइलैंड ऑफ मेडागास्कर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आपकी मैपिंग आ जाती है और जो मैप है वो मैं आपको सेपरेट वीडियो में करवाने वाली हूँ। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैं आपके जो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे ना 5 मार्कर 6 मार्कर उनको अच्छे से आपको प्रिपेयर करने के लिए आपको रेडी कर रही हूँ। ओके, नाउ हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है पेस्टोरलिज्म का, वो है ट्रांसह्यूमेंस। और बच्चों ट्रांसह्यूमेंस पे क्वेश्चन आता है, आपसे पूछ लिया जाता है कि ट्रांसह्यूमेंस क्या होता है वो आपको बताना है। ठीक है, 3 मार्कर में आपसे पूछ सकते हैं कि ट्रांसह्यूमेंस क्या होता है, तो इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। ओके, अब क्या होता है ये बेसिकली सीजनल मूवमेंट होता है ऑफ पीपल विद लाइफ स्टॉक फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ पेस्चर, यानी बेसिकली जो ट्रांसह्यूमेंस है वो क्या होता है लोगों का उनके लाइफ स्टॉक के साथ वन प्लेस टू अनदर मूवमेंट होता है इन सर्च ऑफ पेस्चर। और कैसा मूवमेंट होता है ये, सीजनल मूवमेंट होता है, यानी कहने का मतलब ये क्या होता है लोगों का उनके लाइफ स्टॉक के साथ सीजनल मूवमेंट करना, क्यों करना, फॉर पेस्चर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो वो क्या होता है हमारा ट्रांसह्यूमेंस। फाइन, और ये जो सीजनल मूवमेंट है ना ये क्या है 2 तरीके से हो सकता है, कैसे, एक तो क्या हो सकता है वास्ट हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो सकता है, ठीक है, लोगों का विद देयर लाइफ स्टॉक, और सेकंड हो सकता है क्या वर्टिकली मूवमेंट ऑफ पीपल विद देयर लाइफ स्टॉक फ्रॉम वन एलिवेशन टू
अनदर। और ये जो एलिवेशन वाली बात है ना, ये होता है इन माउंटेनियस रीजन। वास्ट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मतलब दूर दूर तक वास्टली क्या करना, हॉरिजॉन्टल मैनर में क्या करना, मूवमेंट करना लोगों का, सीजनल मूवमेंट करना। और वर्टिकल मूवमेंट यानी लोगों का क्या है, वन एलिवेशन से दूसरे एलिवेशन पे जाना, जैसे माउंटेन का प्लेन पे आ जाना, प्लेन से माउंटेन पे चले जाना, तो इस तरह से लोगों का मूवमेंट होना। ठीक है, तो वो क्या होता है हमारा ट्रांसह्यूमेंस, विच इज बेसिकली अ सीजनल मूवमेंट ऑफ पीपल विद देयर लाइवस्टॉक फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ पेस्चर। फाइन। और इसके रीजन की अगर हम बात करें तो अगर हम देखें तो वो हम देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हिमालयस की बात। यहाँ पर क्या है, ट्राइबल पीपल्स लाइक गुजर्स, भाकरवाल्स, गादीस एंड बोथियास प्रैक्टिस ट्रांसह्यूमेंस माइग्रेटिंग फ्रॉम प्लेन्स टू माउंटेन्स इन समर्स एंड माउंटेन टू प्लेन्स इन विंटर्स। यानी अगर हम हिमालयस रीजन की बात करें तो यहाँ पर क्या है, ट्रांसह्यूमेंस प्रैक्टिस करा जाता है। कौन करता है, ट्राइबल कम्युनिटीज या ट्राइबल पीपल जैसे गुजर्स, भाकरवाल, गादीस, बोथियास, ये सब क्या करते हैं, ट्रांसह्यूमेंस प्रैक्टिस करते हैं। और वो क्या करते हैं, यहाँ पर मूवमेंट करते हैं फ्रॉम वन एलिवेशन टू अनदर। यानी यहाँ पर क्या होता है, वर्टिकल मूवमेंट होता है लोगों का। वर्टिकल मतलब फ्रॉम वन एलिवेशन टू अनदर एलिवेशन, लोगों को क्या होता है, मूवमेंट होता है। ठीक है, जैसे प्लेन टू माउंटेन्स इन समर्स एंड माउंटेन टू प्लेन्स इन विंटर्स। ओके। और भाई अगर हम टुंड्रा रीजन की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, जो नोमैडिक हर्डर्स है ना, वो मूव करते हैं साउथ टू नॉर्थ और नॉर्थ टू साउथ। साउथ टू नॉर्थ करते हैं वो इन समर्स और नॉर्थ टू साउथ करते हैं वो इन विंटर्स। यानी ये जो है ना उनका मूवमेंट, वो बताता है हमें अबाउट वास्ट हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। यानी वो किसी एलिवेशन पे क्या कर रहे हैं, मूवमेंट नहीं कर रहे हैं उनका, वो क्या कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टली क्या कर रहे हैं, दूर दूर तक क्या कर रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ पेस्चर। यानी यहाँ पर क्या है, वो वन एलिवेशन से क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। यानी माउंटेन से गए प्लेन्स पे, प्लेन से गए माउंटेन पे, तो ये क्या होगा, एलिवेशन वाली बात। बट यहाँ पर क्या है, वो हॉरिजॉन्टली क्या कर रहे हैं, वास्ट डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, यानी नॉर्थ टू साउथ और क्या है, साउथ टू नॉर्थ। समझ पाया ना। हम बात करते हैं इसके कमर्शियल टाइप की, जो अभी न्यूली इमर्ज हुआ है। कौन सा, कमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग। ओके, तो अगर हम बात करें कमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग की, तो यहाँ पर क्या है, ऐसा नेम सजेस्ट, ये क्या होता है, कमर्शियल मोटिव के लिए परफॉर्म करी जाती है। और ये क्या है, मॉडर्न फॉर्म ऑफ पेस्टोरलिज्म। ठीक है, पेस्टोरलिज्म का क्या है, मॉडर्न फॉर्म है। पहले क्या है, सिर्फ सब्सिस्टेंस लेवल पे परफॉर्म करी जाती थी, बट इसका क्या हो गया, अब कमर्शियल मोटिव भी हमें क्या है, इमर्जेंस उसका देखने को मिला है। ठीक है, बेसिकली इट इज साइंटिफिक एंड लार्ज स्केल रेजिंग ऑफ एनिमल्स फॉर सेल इन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट फॉर देयर मीट, वूल, मिल्क, लेदर। यानी कहने का मतलब एक साइंटिफिक और लार्ज स्केल रियरिंग है एनिमल्स की, और क्यों है, फॉर देयर सेल। कहाँ पर, इन डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट। यानी डोमेस्टिक कंट्री के अंदर, ये डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर भी उनको क्या करना, सेल करना या उनके प्रोडक्ट को सेल करना, और साथ ही साथ उन्हें क्या करना, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी क्या करना, उनको सेल करना, किनको, इन एनिमल के प्रोडक्ट्स को। ठीक है, जैसे मीट, वूल, मिल्क, लेदर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इन प्रोडक्ट के लिए क्या करना, एनिमल्स को लार्ज स्केल में रियर करना फॉर कमर्शियल मोटिव, तो वो क्या होता है हमारा कमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग। फाइन। और इसके की फीचर की अगर हम बात करें तो क्या आ जाते हैं, वो मॉडर्न, ठीक है, मैकेनाइज यानी मशीन्स का यूज होता है, और क्या होती है, कैपिटल इंटेंसिव होती है, यानी मनी का हमें नीड पड़ता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, मैकेनाइज होती है, और क्या है, मॉडर्न फॉर्म है किसका, पेस्टोरलिज्म का। ओके, नाउ सेकंड क्या है, लार्ज रेंचेस और फार्म्स। यानी क्या, यहाँ पर क्या होता है, लार्ज रेंचेस और फार्म बने हुए होते हैं जहाँ पर एनिमल्स को रखा जाता है। थर्ड क्या होता है, यहाँ पर फोकस ऑन प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिट। यहाँ पर क्या होता है, प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिट पर क्या है, फोकस करा जाता है। नेक्स्ट क्या बोला गया इसके अंदर, एनिमल्स आर सेलेक्टिवली ब्रेड। और साथ ही साथ यहाँ पर क्या है, अच्छी प्रोडक्टिविटी के लिए क्या है, एनिमल्स की क्या है, सेलेक्टिवली ब्रीडिंग कराई जाती है। ओके, और लास्ट फीचर क्या है हमारा इसका, हाई यूज ऑफ वेटरनरी सर्विसेज एक्सेट्रा। तो यहाँ पर क्या होता है, जो वेटरनरी सर्विसेज है उनका क्या होता है, यहाँ पर हाई यूज़ होता है, जिससे क्या एनिमल हेल्दी रहे, तो उनका ध्यान रखा जाता है इसके अंदर अंडर वेटरनरी सर्विसेज। तो इसका क्या है, हाई यूसेज हमें देखने को मिलता है अंडर कमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग। ओके, इसको प्रैक्टिस करने वाले अगर हम रीजन की बात करें तो यहाँ पर कौन कौन आ जाता है, तो वो है न्यूजीलैंड, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, उरुग्वे एंड यूएसए। यानी आप मान के चलो कि ऐसे डेवलप जगह है ना, वहाँ पर क्या है, इसको प्रैक्टिस करा जाता है मेनली, जैसे यूएसए, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, अर्जेंटीना। तो यहाँ पर क्या है, ये जो कमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग है ना, इसे क्या है, प्रैक्टिस करा जाता है। समझ में आ गया, हमारा सेकंड टाइप भी हमने कवर कर लिया। क्लियर है ना। हम थर्ड हमारा जो टाइप है प्राइमरी एक्टिविटी का, उस पर चलते हैं, और बच्चों थोड़ा लेंदी हो जाएगा, तो आप चाहो तो इसको 1.5x की स्पीड पे भी लगा के इस लेक्चर को देख सकते हो। तो अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें ना, तो ये क्या होती है, एक प्राइमरी एक्टिविटी है जो कि बेसिकली बैकबोन है ऑफ मैनी इकोनॉमीज। यानी बहुत सारी ऐसी इकोनॉमीज है ना जो कि एग्रीरियन इकोनॉमी है।
तो कहने का मतलब ये ऐसी प्राइमरी एक्टिविटी है कौन, एग्रीकल्चर, जो क्या है बहुत सारी इकोनॉमी का क्या है एक बैकबोन है, यानी एक सपोर्ट का काम करती है। जैसे बैकबोन होती है ना हमारा सपोर्ट करने वाली, उसी तरीके से क्या है बहुत सारी इकोनॉमी का क्या है एक बैकबोन का काम करती है कौन, एग्रीकल्चर, जो क्या है एक प्राइमरी एक्टिविटी है। ठीक है, सो बेसिकली एग्रीकल्चर इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ कल्टिवेटिंग सॉइल, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड रियरिंग एनिमल्स फॉर फूड, fiber, medicinal plant and other product used to sustain and enhance human life. So basically agriculture क्या है, art and science of cultivating soil, ठीक है, growing crops and rearing animals। क्यों करा जाता है, फॉर फूड, फाइबर, मेडिसिनल प्लांट एंड अदर प्रोडक्ट। ठीक है, जिससे क्या है हमारी जो लाइफ है ना उसे क्या है एनहेंस कर सके और अर्थ सरफेस पे हम क्या कर सके, सस्टेन कर सके। तो इसलिए क्या है प्रैक्टिस करा जाता है कौन, एग्रीकल्चर, जो क्या है अभी भी बहुत सारी जो इकोनॉमी है ना उसके लिए क्या है एक बैकबोन का काम करता है। यानी मेजरली जो हम देखें ना इकोनॉमी या जीडीपी के अंदर, तो मेजर कंट्रीब्यूशन बहुत सारी इकोनॉमी का अभी भी देखा जाता है, किसका, एग्रीकल्चर का। जैसे अगर हम पहले भी हमारी कंट्री की बात करें तो हमारी कंट्री क्या थी, एग्रेरियन इकोनॉमी थी, यानी जहाँ पर क्या मेजरली जो कंट्रीब्यूशन था ना वो किसका था, एग्रीकल्चर का। ठीक उसी तरह अभी भी ऐसी बहुत सारी इकोनॉमी है जिसके अंदर मेजर जो कंसंट्रेशन या कंट्रीब्यूशन या लोगों का इन्वॉल्वमेंट है ना वो किसके अंदर है, एग्रीकल्चर के अंदर, यानी प्राइमरी सेक्टर के अंदर है। ठीक है, अब इसके हम नेक्स्ट बात करेंगे इसके टाइप्स के बारे में कि इसके क्या क्या टाइप्स है उनको हम समझेंगे, और उसमें भी मैं क्या आपको इंपॉर्टेंस बताती चलूंगी कि यहाँ पर ये वाला एग्रीकल्चर वाला टाइप इंपॉर्टेंट है, तो उसको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। ओके, तो हमने क्या देख लिया, एग्रीकल्चर का मीनिंग देख लिया। अब हम बात करते हैं उसके टाइप्स के बारे में। तो यहाँ पर क्या इसके हमें 11 टाइप्स देखने को मिलते हैं। कौन कौन से, सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, और इसमें भी क्या हमें प्रिमिटिव और इंटेंसिव देखने को मिलता है। ठीक है, फिर हमें देखने को मिलता है क्या, एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन एग्रीकल्चर, देन प्लांटेशन एग्रीकल्चर, देन मेडिटेरियन एग्रीकल्चर, देन मार्केट गार्डनिंग एंड हॉर्टिकल्चर, देन ट्रक फार्मिंग, मिक्स फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग, फैक्ट्री फार्मिंग, कोऑपरेटिव फार्मिंग एंड कलेक्टिव फार्मिंग। तो क्या टोटल हमें 11 टाइप्स देखने को मिलते हैं हमें एग्रीकल्चर के। सभी को एक एक करके फटाफट से रिवाइज करते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से करेंगे जिससे आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो फर्स्ट आता है हमारा सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। अब ये क्या होता है, सो इट इज अ फार्मिंग प्रैक्टिस वेयर क्रॉप्स आर ग्रोन मेनली फॉर द फार्मर्स ओन फैमिली कंजप्शन। देयर इज लिटिल और नो सरप्लस टू सेल इन द मार्केट। हियर फार्मर यूज सिंपल टूल्स लाइक प्लॉ, sickles and traditional knowledge. Also, irrigation facilities are often limited. Rainfall is the main water source. तो क्या है यहाँ पर subsistence agriculture, ऐसा नेम सजेस्ट, यानी यहाँ पर नाम से पता चल रहा है कि क्या है यहाँ पर ये जो फार्मिंग प्रैक्टिस है ना वो क्यों करी जा रही है या वो किसके लिए करी जा रही है, मेनली फॉर द फार्मर्स ओन फैमिली कंजप्शन। यानी यहाँ पर कोई कमर्शियल मोटिव नहीं होता है, यहाँ पर क्रॉप इसलिए ग्रो करी जा रही है ताकि क्या है जो फार्मर्स है ना वो खुद ही उनको कंज्यूम कर सके या उनकी फैमिली उनको कंज्यूम कर सके। यहाँ पर कोई सेलिंग मोटिव नहीं होता है। तो क्या बोला गया इसके अंदर, इट इज अ फार्मिंग प्रैक्टिस वेयर क्रॉप्स आर ग्रोन मेनली फॉर द फार्मर्स ओन फैमिली, यानी फार्मर की खुद की फैमिली के कंजप्शन के लिए ये प्रैक्टिस करी जाती है। और यहाँ पर क्या है, लिटिल और नो सरप्लस, यानी यहाँ पर क्या इतना सरप्लस बचता ही नहीं है कि उसको मार्केट में सेल कर सके। इतना होता है कि फार्मर खुद उसको कंज्यूम कर सके, बट इतना ज्यादा नहीं होता है या इतना सरप्लस नहीं बचता है कि उसे क्या मार्केट में सेल करा जा सके। ठीक है, तो क्या बोला गया इसके अंदर कि यहाँ पर कोई कमर्शियल मोटिव नहीं होता है, यहाँ पर क्रॉप्स ग्रो करी जाती है ताकि क्या है वो क्या फार्मर की फैमिली की कंजम्पशन नीड को फुलफिल कर सके। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पर क्या होता है, सिंपल टूल्स का यूज होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है सिंपली घर के लिए कंजप्शन के लिए ग्रो करी जाती है ना क्रॉप, तो यहाँ पर क्या होता है सिंपल टूल्स का यूज होता है, जैसे प्लॉग, सिकल्स, और साथ ही साथ यहाँ पर क्या होता है ट्रेडिशनल नॉलेज का यूज होता है। ओके, और साथ ही साथ यहाँ पर जो इरिगेशन फैसिलिटीज है ना वो क्या लिमिटेड होती है, और मेनली यहाँ पर डिपेंडेंस किस पे ऊपर देखी जाती है, यहाँ पर रेनफॉल के ऊपर डिपेंडेंस देखी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर कहने का मतलब इतना ज़्यादा एडवांस हमें ये एग्रीकल्चर देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर क्या है सिर्फ और सिर्फ देखो फार्मर अपने लिए है ना, अपनी फैमिली कंजप्शन के लिए इसको ग्रो करता है। ठीक है, यहाँ पर कोई सरप्लस इतना ज़्यादा नहीं बचता है जिससे क्या मार्केट में सेल आउट करा जा सके। ठीक है, लिमिटेड यहाँ पर प्रोडक्शन होता है जिससे क्या फार्मर की फैमिली खुद कंज्यूम कर लेती है। ओके, सिंपल टूल्स का यूज होता है जैसे प्लॉग, सिकल्स वगैरह वगैरह उनका यूज़ होता है, और साथ ही साथ यहाँ पर ट्रेडिशनल नॉलेज का यूज़ होता है, यानी कोई एडवांस कोई अभी जो टेक्नोलॉजी चल रही है ना या एडवांस जो भी नॉलेज है ना एग्रीकल्चर को लेकर वो यहाँ पर प्रैक्टिस नहीं करी जाती है। यहाँ पर ट्रेडिशनल नॉलेज का ही होता है, सिंपल टूल्स का ही होता है, और साथ साथ यहाँ पर जो मेन डिपेंडेंस देखी जाती है वो किसके ऊपर देखी जाती है, ऑन रेनफॉल। और यहाँ पर क्या इरिगेशन फैसिलिटीज क्या होती है, लिमिटेड होती है। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसके टाइप्स की बात करते हैं। तो इसके अगर हम टाइप्स की बात करें तो ये जो सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर है ना इसमें क्या हमें 2 टाइप्स देखने को मिलते हैं। कितने टाइप्स, 2 टाइप्स देखने को मिलते हैं। कौन कौन से, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर एंड इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। ओके, तो अगर हम यहाँ पर सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर की बात करें तो इसमें क्या पॉइंट दे रखा है, सो हियर लैंड इज यूजुअली क्लियर्ड
बाय फायर एंड एशेस एड टू द फर्टिलिटी ऑफ द सोइल। तो क्या बोला गया इसके अंदर कि ये जो एग्रीकल्चर है ना, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, बेसिकली द टाइप ऑफ सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। तो यहाँ पर क्या होता है, प्रिमिटिव टर्म को पकड़ो, प्रिमिटिव यानी यहाँ पर क्या होता है, प्रिमिटिव तरीके का यूज होता है। अब कैसे होता है कि यहाँ पर क्या जो लैंड है ना उसे यूजुअली क्लियर करा जाता है बाय फायर, और फायर के बाद क्या होता है, वो जो वेजिटेशन क्लियर करने के बाद जो एशेस बचती है ना, तो ऐसा माना जाता है कि उस एशेस से क्या होता है, सोइल की फर्टिलिटी बढ़ती है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर क्या है, पूरे लैंड को क्लियर करा जाता है, यानी जो पहले जो वेजिटेशन उगी ना तो उससे क्या क्लियर करा जाता है बाय फायर, यानी आग लगा के पूरी उस वेजिटेशन को पहले जला दिया जाता है। ठीक है, फिर उसकी एशेस बची, तो उसकी एशेस जब उससे मिलती है ना तो ऐसा माना जाता है कि उससे क्या होती है, उसकी सोइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होती है। फिर उसके बाद वहाँ पर वो जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है ना वो करा जाता है। तो इसी वजह से ये जो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर है ना, इसको और क्या बोलते हैं हम, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। क्या बोलते हैं, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर फायर से पूरा जो वेजिटेशन है उसको क्लियर करा जाता है, और माना जाता है कि जो एशेस है ना उससे क्या होता है, सोइल का फर्टिलिटी इंक्रीज होता है। क्लियर है। नाउ पॉइंट नंबर सेकंड, ऑल्सो हियर क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर अ फ्यू ईयर्स अंटिल द सोइल लॉसेस फर्टिलिटी, देन अ न्यू एरिया इज क्लियर। और क्या है, यहाँ पर क्या होता है, क्रॉप है ना वो क्या है, कुछ सालों तक ग्रो करी जाती है लैंड के ऊपर जब तक सोइल फर्टाइल है। ठीक है, बट जब सोइल उसकी फर्टिलिटी लूज करने लगती है ना, तब क्या है, ये जो लोग हैं जो इसे प्रैक्टिस करते हैं वो क्या न्यू एरिया की तलाश में चले जाता है। यानी कहने का मतलब ये क्या होता है, एक शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है, यानी जब तक सोइल फर्टाइल है तब तक ग्रो करा, बट बाद में जब ये सोइल उसकी फर्टिलिटी लूज करने लगती है ना तो वो क्या न्यू एरिया पर चले जाते हैं उस वेजिटेशन को क्लियर करके। फाइन। और साथ ही साथ ये जो है ना शिफ्टिंग कल्टीवेशन, या हम कह सकते हैं स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, या हम बोल सकते हैं प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। अब इसको क्या है, डिफरेंट डिफरेंट नाम से डिफरेंट रीजन में बोला जाता है। फर्स्ट क्या है, झूमिंग। अब ये कहाँ बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बोलते हैं। कहाँ बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बोलते हैं। मिल्पा, ये कहाँ बोलते हैं, सेंट्रल अमेरिका एंड मेक्सिको और लद्दाख, ये कहाँ बोलते हैं, मलेशिया एंड इंडोनेशिया। स्टूडेंट, ये आपके 1 मार्क में पूछा जा सकता है कि ये जो टर्म है ना इसको कौन से रीजन में बोला जाता है। ओके, सो कीप इन योर माइंड। और क्या बोला गया इसके अंदर कि ये जो एग्रीकल्चर है ना, ये प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, ये मेनली कहाँ पर प्रैक्टिस करा जाता है, तो इसके मेन रीजन से अमेज़न बेसिन, ठीक है, ट्रॉपिकल अफ्रीका एंड साउथ ईस्ट एशिया। ओके, कीप इन माइंड। और अगर हम बात करें इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर की, तो ये क्या मेनली प्रैक्टिस करा जाता है कहाँ पर, मॉनसून रीजन्स ऑफ एशिया। कहाँ पर, मॉनसून रीजन्स ऑफ एशिया। फाइन। अब क्या है इसके अंदर, वेरी इंटेंसिव यूज ऑफ लैंड यूजुअली इन एरियाज विथ हाई पॉपुलेशन डेंसिटी। अब देखो नाम से पकड़ो, टर्म क्या है, इंटेंसिव, यानी यहाँ पर क्या है, किसी भी चीज़ को इंटेंसिवली यूज करा जा रहा है, यानी कम चीज़ में ज़्यादा काम करा जा रहा है। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पर क्या होता है, जो लैंड है ना उसे क्या है, इंटेंसिवली यूज करा जाता है, यानी छोटी लैंड पर काम में उसको ज़्यादा लिया जाता है। ठीक है, कीप इन माइंड। अब काम में ज़्यादा कब लिया जाएगा, जब क्या होगा, पॉपुलस रीजन होगा। तो इसी वजह से जहाँ पर क्या है, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी है ना, तो वहाँ पर कौन सा प्रैक्टिस करा जाता है, एग्रीकल्चर, ये वाला इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। ठीक है, जहाँ पर क्या है, लैंड को इंटेंसिवली यूज करा जाता है। फाइन। हाई लेबर इनपुट टू गेट मैक्सिमम आउटपुट फ्रॉम स्मॉल लैंड होल्डिंग। समझ में आया, यानी यहाँ पर क्या है, स्मॉल लैंड होल्डिंग में भी क्या है, मैक्सिमम आउटपुट निकालने का कोशिश करते हैं। कैसे करते हैं कि यहाँ पर क्या है, हाई लेबर इनपुट डाला जाता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब यहाँ पर हाई लेबर इनपुट डालते हैं, यानी हाई लेबर को एंगेज करते हैं यहाँ पर, या उनको वर्क देते हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट देते हैं यहाँ पर, जिससे क्या है, एक लिमिटेड लैंड होल्डिंग में भी क्या है, एक मैक्सिमम आउटपुट हम निकाल सके। तो ये क्या होती है, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। ओके, अब इसके टाइप्स की बात करते हैं। तो इसके क्या है, बेसिकली 2 टाइप्स है। कौन सा है, एक है डोमिनेटेड बाय पैडी एंड सेकंड क्या है हमारा, डोमिनेटेड बाय क्रॉप्स अदर देन पैडी। अब पैडी मतलब राइस। ठीक है, यानी एक में क्या हो गया, राइस का कल्टीवेशन का डोमिनेशन हो गया, सेकंड में क्या हो गया, उसके अलावा जो क्रॉप्स है उनका डोमिनेशन। ठीक है, अब अगर हम बात करें डोमिनेटेड बाय वेट पैडी की, तो यहाँ पर कौन कौन से रीजन आ जाते हैं, मॉनसून एशिया जैसे इंडिया, चाइना और जापान। पता है ना राइस की क्रॉप को कितना पानी चाहिए होता है, तो ऐसी जगह जहाँ पर क्या अच्छा मॉनसून देखने को मिल जाता है वहाँ पर इसे प्रैक्टिस करा जाता है, क्योंकि आपको पता है ना कि यहाँ पर क्या होता है, पूरा डिपेंडेंस देखी जाती है रेनफॉल के ऊपर। तो इसी वजह से इस एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस करा जाता है मॉनसून एशिया के अंदर, जहाँ पर क्या पानी भी अच्छा खासा मिल जाता है, जैसे इंडिया, चाइना और जापान। और अगर हम बात करें डोमिनेटेड बाय क्रॉप्स अदर देन पैडी, यानी पैडी के अलावा, यानी राइस की क्रॉप के अलावा अदर जो क्रॉप्स है उनके डोमिनेशन की बात करें, तो वो देखी जाती है, या उनका कल्टीवेशन देखा जाता है कहाँ पर, नदर्न चाइना एंड ड्राई पार्ट्स ऑफ इंडिया। ओके, तो यहाँ पर देखा जाता है ये वाला कल्टीवेशन अदर देन पैडी। फाइन। अब यहाँ पर अदर देन पैडी कौन कौन सी क्रॉप आ जाती है, अगर आपको इन पर्टिकुलर अगर हम देखें तो यहाँ पर आ जाती है व्हीट, मिलेट और मेस। ठीक है, मिलेट में आ जाती है बाजरा, ज्वार, ये सब आ जाती है ना, यानी व्हीट,
मिलेट और मेस। ठीक है, यहाँ पर राइस की बात हो गई, यहाँ पे अदर देन राइस यहाँ पर कौन कौन सी क्रॉप है उनकी बात हो गई। समझ में आया? अब हम देखेंगे यहाँ पर कि ये जो हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हैं ना, तो इसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। तो पहला आता है यहाँ पर लो प्रोडक्टिविटी का प्रॉब्लम, क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ पर क्या है, मॉडर्न टेक्निक्स का यूज़ नहीं हो रहा है, यहाँ पर सिर्फ ट्रेडिशनल नॉलेज के बेसिस पे यहाँ पर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करा जा रहा है, तो इसी वजह से यहाँ पर क्या हमें लो प्रोडक्टिविटी देखने को मिलती है। सेकेंड क्या है, वल्नरेबिलिटी टू नेचुरल डिजास्टर्स। और यहाँ पर क्या ये जो एग्रीकल्चर है वो क्या होता है, वल्नरेबल होता है टू नेचुरल डिजास्टर, यानी कहने का मतलब ये जो एग्रीकल्चर है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है इन डिजास्टर्स का। और थर्ड क्या है हमारा, प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन। और मैंने बताया कि यहाँ पर क्या स्मॉल होल्डिंग से भी क्या है एक ज़्यादा या मैक्सिमम आउटपुट निकालने का कोशिश करा जाता है, तो इसी वजह से यहाँ पर क्या है प्रेशर पड़ता है किसका, पॉपुलेशन का ऑन लिमिटेड लैंड रिसोर्सेज। नाउ आता है हमारा सेकंड एग्रीकल्चर का टाइप, कौन सा, एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन एग्रीकल्चर। ठीक है, अब यहाँ पर कमर्शियल टर्म से याद करना है, यानी यहाँ पर क्या हम पर्सनल कंजप्शन की बात नहीं कर रहे, यहाँ पर कमर्शियली हम मोटिव से एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस करेंगे, यानी मार्केट में सेल करने का मेन मोटिव होगा। ठीक है, और ग्रेन से मतलब यहाँ पर ग्रेन को कमर्शियली क्या है उनको उगाया जाएगा। ठीक है, अब नाम से समझ लिया, अब एक्चुअली में देखते हैं कि होता क्या है। सो इट इज़ अ फार्मिंग प्रैक्टिस वेयर लार्ज एरियाज ऑफ लैंड आर यूज्ड टू ग्रो ग्रेन्स लाइक व्हीट, कॉर्न, बार्ली एंड राइस प्राइमरीली फॉर कमर्शियल पर्पसेस, या हम कह सकते हैं फॉर मार्केट सेल और एक्सपोर्ट। तो क्या है ये जो फार्मिंग प्रैक्टिस है वो क्या है लार्ज एरियाज ऑफ लैंड में प्रैक्टिस करी जाती है, क्योंकि कमर्शियली कर रहे हैं तो बड़ी बड़ी लैंड होगी, तो लार्ज एरियाज ऑफ लैंड में इस एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस करा जाता है। और यहाँ पर क्या ग्रो करा जाता है, ग्रेन, और ग्रेन में भी क्या क्या, व्हीट, कॉर्न, बार्ले एंड राइस। और मेन मोटिव क्या होता है यहाँ पर, सो प्राइमरीली फॉर कमर्शियल पर्पसेस। और कमर्शियल पर्पस यहाँ पे दो भी हो सकते हैं, एक डोमेस्टिक सेल भी हो सकती है और इंटरनेशनल सेल भी हो सकती है, यानी मार्केट सेल यानी फॉर डोमेस्टिक सेल एंड फॉर एक्सपोर्ट ऑल्सो, यानी इंटरनेशनल सेल के लिए भी ये जो एग्रीकल्चर है उसे प्रैक्टिस करा जाता है, यानी डोमेस्टिक सेल एज वेल एज फॉर द इंटरनेशनल मार्केट, ये जो है क्रॉप या जो एग्रीकल्चर है इसे प्रैक्टिस करा जाता है। ठीक है, अब ये क्या होता है, मैकेनाइज होता है क्योंकि कमर्शियल है। ठीक है, कैपिटल इंटेंसिव होता है, यानी बड़ा सारा कैपिटल, बहुत सारा पैसा इसमें लगता है इस एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस करने में। और ये क्या है, ये जो एग्रीकल्चर वो ऐसे रीजन में फाउंड होता है जहाँ पर क्या स्पेस पॉपुलेशन हमें देखने को मिलती है, यानी कम पॉपुलेशन बट वहाँ पर क्या है फर्टाइल सोइल है, तो वहाँ पर क्या इस एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस करा जाता है। ठीक है, और मेनली अगर देखें ना तो ये एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होता है इन टेम्परेट ग्रासलैंड रीजन। कहाँ पर होता है, टेम्परेट ग्रासलैंड रीजन, जहाँ पर क्या है रेनफॉल भी अच्छी खासी है, यानी ठीक ठाक है, और सोइल भी क्या है फर्टाइल है। तो क्या है जहाँ पर क्या है रेनफॉल भी मॉडरेट है, ठीक ठाक है, और सोइल भी क्या है फर्टाइल है। अब क्रॉप्स की बात करते हैं कि मेजरली यहाँ पर कौन सी क्रॉप्स ग्रो करी जाती है। तो मेजरली यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है टॉप पे, वो आता है व्हीट की क्रॉप कल्टीवेशन, यानी सबसे ज़्यादा यहाँ पे ग्रो करा जाता है कौन, व्हीट। देन आता है मेस, ठीक है, या कॉर्न, देन आता है बार्ले, देन ओट्स। समझ में आया? अब इसके फीचर्स की बात करते हैं, तो इसके फीचर्स के अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या होता है, लार्ज लैंड होल्डिंग होती है क्योंकि कमर्शियल मोटिव है तो बड़ी बड़ी लैंड होती है। लो लेबर इनपुट, ठीक है, लो लेबर इनपुट लगता है, यानी इतना मैन पावर को क्या है यहाँ पर हायर नहीं करा जाता, यहाँ पे सारा काम क्या होता है मैकेनाइज होता है। ठीक है, तो लो लेबर इनपुट लगता है, यहाँ पर हाईली मैकेनाइज होता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है सिंगल क्रॉप फार्मिंग होती है, यानी क्या सिर्फ एक क्रॉप पर यहाँ पर क्या है फोकस करा जाता है, यानी अगर वीट को ले लिया ना तो पूरे जो फार्म है उस पर वीट ही ग्रो करा जाएगा। तो क्या है यहाँ पर सिंगल क्रॉप फार्मिंग होती है, यानी यहाँ पर क्या होता है मोनोकल्चर, मोनो यानी सिंगल, तो सिंगल क्रॉप का क्या है यहाँ पर एग्रीकल्चर हमें देखने को मिलता है, यानी क्या फार्मिंग उनकी हमें देखने को मिलती है ऑन द लैंड। फाइन, देन आता है क्या कमर्शियल ओरिएंटेशन, बताया मैंने आपको, यानी यहाँ पर सब जो हो रहा है ना प्रैक्टिस वो होता है फॉर द कमर्शियल पर्पस या फॉर द कमर्शियल मोटिव। और उसके बाद क्या आता है हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ठीक है, मशीनरी वगैरह लाने में बहुत सारा लगता है पैसा, तो इसी वजह से इस एग्रीकल्चर के अंदर क्या होता है हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट। समझ में आया? अब इसके रीज़न की बात करते हैं, बच्चों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी रीज़न, इसकी मैपिंग भी बहुत ज़्यादा आती है, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करना, ठीक है। और साथ ही साथ आप कोई सा भी एग्रीकल्चर का अगर आप आंसर लिख रहे हो कि कौन से एग्रीकल्चर से डेयरी फार्मिंग हो गई, कोई सा भी हो गया, तो अगर आप उसका रीज़न भी मेंशन करोगे कि वो एग्रीकल्चर कौन से रीजन में प्रैक्टिस करा जा रहा है, तो इससे एक अच्छा इंप्रेशन जाएगा कि एग्जामिनर को लगेगा कि आपको उसके साथ साथ आपको ये भी नॉलेज है कि ये जो फार्मिंग है वो कहाँ कहाँ पर प्रैक्टिस करी जा रही है एक्चुअल में, ठीक है। तो अच्छा रहेगा अगर आप रीज़न को भी अच्छे से याद करके जाते हो तो, और ये वाला रीज़न तो ऑलरेडी इंपॉर्टेंट है। ओके, क्या क्या इसके अंदर, यूरोपियन स्टेपिस, पैम्पस ऑफ अर्जेंटीना,
ऑस्ट्रेलियन डाउन्स, द कैनेडियन एंड अमेरिकन प्रेरीज, वेल्स ऑफ साउथ अफ्रीका एंड कैंटरबरी प्लेन्स ऑफ न्यूजीलैंड। ठीक है, तो ये क्या इंपॉर्टेंट रीजन है जहाँ पर क्या ये वाला जो है ना एग्रीकल्चर का टाइप वो क्या प्रैक्टिस करा जाता है। कौन सा? एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन एग्रीकल्चर। ओके फाइन। अब हम देखते हैं कि ये वाला जो एग्रीकल्चर है ना, कमर्शियल ग्रेन एग्रीकल्चर, तो यहाँ पर हमें कौन कौन से प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है हमें? सॉइल डिग्रेडेशन एंड लॉस ऑफ फर्टिलिटी। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर मोनोकल्चर देखने को मिलता है, यानी सिंगल क्रॉपिंग क्या है पूरे फार्म में ग्रो करी जाती है, जिसकी वजह से क्या हमें सॉइल डिग्रेडेशन एंड लॉस ऑफ फर्टिलिटी देखने को मिलता है। और क्या होता है यहाँ पर हमें हेवी डिपेंडेंस देखने को मिलती है ऑन मशीनरी। ठीक है, और थर्ड क्या बोला गया इसके अंदर? वल्नरेबिलिटी टू क्लाइमेट चेंज। और इसमें क्या जाता है जैसे ड्रॉट और फ्लड, यानी जो नेचुरल डिजास्टर हम कह सकते हैं, ये जो क्लाइमेट चेंज है ना उससे क्या होता है ये वाला एग्रीकल्चर वल्नरेबल होता है, यानी उसका इफेक्ट पड़ता है इसके ऊपर। नेक्स्ट बोला गया है मार्केट प्राइस फ्लक्चुएशंस कैन अफेक्ट प्रॉफिटेबिलिटी। तो क्या हुआ? मार्केट में जो प्राइस फ्लक्चुएशन हमें देखने को मिलता है, यानी कभी प्राइस बढ़ रही है कभी घट रही है, तो ये जो फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है ना, तो इससे क्या होता है इसकी प्रॉफिटेबिलिटी पे भी क्या हमें इफेक्ट देखने को मिलता है, वही इसमें बताया गया है। सो टू इंश्योर सस्टेनेबिलिटी इट नीड्स बेटर प्रैक्टिसेस लाइक क्रॉप रोटेशन, सॉइल कंजर्वेशन एंड रिड्यूस केमिकल यूज। और क्या है इसे सस्टेनेबल मैनर में यूज करने के लिए या इसकी सस्टेनेबिलिटी इंश्योर करने के लिए क्या है जो बेटर प्रैक्टिसेस है ना उन्हें क्या हमें फॉलो करना पड़ेगा, जैसे क्रॉप रोटेशन, सॉइल कंजर्वेशन एंड रिड्यूस केमिकल यूज। तो ऐसा करके हम क्या है इस ये जो है ना एग्रीकल्चर इस वाले टाइप को हम क्या सस्टेनेबल बना सकते हैं या इसकी सस्टेनेबिलिटी इंश्योर कर सकते हैं। ठीक है, और ऐसा करके क्या हम हमारा ये वाला जो एग्रीकल्चर है ना इसे क्या सस्टेनेबल बना सकते हैं या इसकी सस्टेनेबिलिटी इंश्योर कर सकते हैं। क्लियर है? नाउ हमारा थर्ड टाइप आता है एग्रीकल्चर का, कौन सा? प्लांटेशन एग्रीकल्चर। ओके, और इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। सो इट इज अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग वेयर अ सिंगल कैश क्रॉप इज ग्रोन ऑन अ लार्ज स्केल फॉर सेल इन डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट। अब यहाँ पर क्या होता है ये वाली फार्मिंग भी क्या है कमर्शियल मोटिव के लिए करी जाती है, बट यहाँ पर क्या ग्रो करा जाता है? यहाँ पर कैश क्रॉप ग्रो करी जाती है। पहले वाले में क्या था? ग्रेन्स की फार्मिंग हो रही थी फॉर कमर्शियल मोटिव। यहाँ पर क्या है कैश क्रॉप को ग्रो करा जा रहा है, वो भी सिंगल है ना, यानी सिंगल कैश क्रॉप को ग्रो करा जा रहा है फॉर कमर्शियल मोटिव। और किसके ऊपर? बड़े बड़े जो लैंड होल्डिंग होते हैं ना या बड़े बड़े जो लैंड है ना उनके ऊपर। और क्यों करा जाता है? फॉर देयर सेल इन डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट। क्लियर है? और साथ ही साथ ये वाला एग्रीकल्चर क्या होता है? ये भी कैपिटल इंटेंसिव होता है और साथ ही साथ ये क्या है लेबर इंटेंसिव भी होता है, यूजुअली एसोसिएटेड विद ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स। ओके, और क्या बोला गया इसके अंदर? डेवलप ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। अब ये वाला जो प्लांटेशन है ना वो कब डेवलप हुआ था? ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। ओके, कीप इन माइंड। तो क्या है ये वाला जो एग्रीकल्चर है प्लांटेशन एग्रीकल्चर ये डेवलप हुआ था ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड। जब क्या है जो यूरोपियन पावर्स है ना उन्होंने क्या उनकी कॉलोनीज के अंदर ये वाला जो है ना प्लांटेशन एग्रीकल्चर वो क्या उन्होंने स्टैब्लिश करा था। और क्यों करा था? टू सप्लाई रॉ मटेरियल्स फॉर इंडस्ट्रीज इन यूरोप। क्यों करा था? क्योंकि आपको पता है वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन आ चुका था, क्या पर ब्रिटेन के अंदर, इंग्लैंड के अंदर, तो उनकी जो इंडस्ट्री है ना तो उनको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करने के लिए उन्होंने क्या उनकी कॉलोनीज के अंदर क्या कर दिया था? ये जो कैश क्रॉप है ना उनको उगाना शुरू कर दिया था। ठीक है, यहाँ पर हमारे क्या उगाई थी? टी। कहाँ पर? हमारे असम के अंदर। तो वही बात कि क्या है यहाँ पर इन्होंने अपनी जो है ना वहाँ की इंडस्ट्रीज उनको रॉ मटेरियल सप्लाई करने के लिए उन्होंने क्या करा, जो कॉलोनीज है ना जो क्या ट्रॉपिकल रीजन में लाई करती है, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में, तो उन कॉलोनीज के अंदर क्या उन्होंने ये वाला एग्रीकल्चर शुरू कर दिया। कौन सा? प्लांटेशन एग्रीकल्चर, जिसके अंदर क्या होता है लार्ज लैंड होल्डिंग में या लार्ज स्टेट्स में क्या करी जाती है? सिंगल कैश क्रॉप ग्रो करी जाती है फॉर कमर्शियल मोटिव। समझ में आ गया? अभी जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर है ना इसके मेन टाइप्स की बात करते हैं कि इसके मेन टाइप्स क्या है, क्योंकि आपके 5 मार्कर में आ सकता है कि ये वाला एग्रीकल्चर का टाइप बताओ, तो मैंने क्या आपको क्या इनके की पॉइंट्स लिख रखे, तो आपके इनको थोड़ा सा डिटेल करके लिखोगे ना तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो इसके मेन फीचर्स क्या क्या है? तो क्या होता है इसके अंदर लार्ज स्टेट्स और प्लांटेशन हमें देखने को मिलती है, यानी बड़ी बड़ी लैंड होल्डिंग हमें देखने को मिलती है। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है मोनोकल्चर हमें देखने को मिलता है। मोनोकल्चर भी किसका? कैश क्रॉप का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है मोनोकल्चर हमें देखने को मिलता है, यानी सिंगल क्रॉप को क्या है पूरे लैंड पे ग्रो करा जाता है। ठीक है, कैश क्रॉप को ग्रो करा जाता है। क्या होता है यहाँ पर हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट का नीड होता है। ठीक है, बहुत सारा पैसा लगता है। यहाँ पर साइंटिफिक मेथड का यूज होता है, क्योंकि कमर्शियल है तो साइंटिफिक मेथड का यूज करा जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर क्या होता है स्किल एंड अनस्किल लेबर को यूज करा जाता है। पहले वाले में क्या था वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ज्यादातर मशीनरी पर डिपेंडेंसी और लेबर का इतना काम नहीं था, बट अगर हम यहाँ की बात करें ना तो यहाँ पर क्या है मशीनरी की भी जरूरत है और साथ ही साथ लेबर की भी जरूरत है। तो इसी वजह से यहाँ पर क्या होता है स्किल एंड अनस्किल दोनों लेबर का नीड होता है। और साथ ही साथ ये क्या होता है मार्केट ओरिएंटेड होता है, यानी फॉर कमर्शियल मोटिव। ठीक है, फॉर डोमेस्टिक सेल ऑल्सो एंड फॉर द इंटरनेशनल मार्केट ऑल्सो, यानी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड भी क्या होता है ये वाला एग्रीकल्चर
एग्रीकल्चर होता है। कौन सा? प्लांटेशन एग्रीकल्चर, जिसमें क्या है पूरे लैंड में क्या है सिंगल कैश क्रॉप को ग्रो करा जाता है। अब हम बात करते हैं डिफरेंट यूरोपियन स्टार्टेड प्लांटेशन इन डिफरेंट एरियाज ऑफ द वर्ल्ड। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर क्या है ये वाला एग्रीकल्चर किसने स्टार्ट करा था? यूरोपियन ने स्टार्ट करा था। ऐसा नहीं कि एक ही यूरोपियन ने सब जगह स्टार्ट कर दिया, हर जगह क्या है हर यूरोपियन की अलग अलग कॉलोनीज थी, तो उन्होंने अपनी अपनी कॉलोनीज के अंदर इन देयर रेस्पेक्टिव कॉलोनीज उन्होंने क्या है ये वाला जो है ना प्लांटेशन एग्रीकल्चर वो स्टार्ट करा था। तो अगर हम वेस्ट अफ्रीका की बात करें जहाँ पर स्टार्ट क्या करा था कोको एंड कॉफी, किसने करा था? वो फ्रेंच ने, यानी जो फ्रेंच की जो कॉलोनी थी ना वो पहले वेस्ट अफ्रीका, तो वहाँ पर उन्होंने ये स्टार्ट करा था ऐसे। अब इंडोनेशिया की अगर हम बात करें तो वहाँ पे क्या स्टार्ट हुआ था? शुगर केन, किसने करा था? डच ने करा था। ओके, फिलीपींस में क्या स्टार्ट करा गया था? कोकोनट एंड शुगर केन, किसने करा था? स्पेनिश एंड अमेरिकन ने करा था उनकी कॉलोनी के अंदर। देन बात आती है क्या? इंडिया, जिसमें हमें पता है क्या स्टार्ट करा था? टी स्टार्ट करा था। श्रीलंका में भी टी का स्टार्ट करा था और मलेशिया में रबर का स्टार्ट करा था। और साथ ही साथ वेस्ट इंडीज में क्या करा था? शुगर केन एंड बनाना का स्टार्टिंग करा था। किसने करा था? ब्रिटिशर्स ने करा था। ओके, कीप इन माइंड। और साथ ही साथ still there are some coffee fazendas or large plantation in Brazil which are still managed by the European, यानी कि still ऐसे कुछ फेजेंडास या ऐसे बड़े बड़े प्लांटेशन अभी भी है ब्राज़ील के अंदर जिन्हें क्या स्टिल कौन कर रहा है उनको ऑन या कौन कर रहा है उनको मैनेज? तो वो है यूरोपियंस। ओके, अब इसके भी क्या फटाफट से हम इसके प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस की बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट आता है इसके अंदर ओवर डिपेंडेंस ऑन सिंगल क्रॉप, और जो क्या होता है रिस्की इन मार्केट प्राइसेस फॉल। तो क्या बोला गया इसके अंदर कि ओवर डिपेंडेंस की जाती है ऑन वन सिंगल क्रॉप, ठीक है, जिससे क्या होता है ये रिस्की हो जाता है अगर मार्केट प्राइस गिर रही है तो, यानी अगर मार्केट प्राइस गिर गई तो पूरा का पूरा जो मेहनत है वो चला जाएगा, यानी इससे क्या होगा लॉस हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वही बोला गया कि ओवर डिपेंडेंस ऑन सिंगल क्रॉप, और ये क्या होती है रिस्की होती है इफ़ मार्केट प्राइसेस फॉल। समझ में आ गया? पॉइंट नंबर सेकंड, लेबर एक्सप्लॉयटेशन एंड पुअर वर्किंग कंडीशन। और यहाँ पर क्या होता है लेबर एक्सप्लॉयटेशन हमें देखने को मिलता है और साथ ही साथ यहाँ पर जो लेबर है ना उनके लिए क्या होती है पुअर वर्किंग कंडीशन देखने को मिलती है। ओके, पॉइंट नंबर थर्ड, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर देखने को मिलता है हमें क्या डिफोरेस्टेशन और लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, और नेक्स्ट आता है हमारे पास क्या ऑनरशिप ऑफन इन द हैंड ऑफ लार्ज कंपनीज नॉट लोकल फार्मर्स। अब कुछ सोचो इतने बड़े बड़े फार्म हैं, ठीक है, तो मेजरली वो क्या कमर्शियल मोटिव के लिए, और इतने देखो जो है ना लोकल फार्मर्स उनको इतना अफोर्ड नहीं कर पाते, इतने महंगे महंगे बड़े बड़े फार्म्स होते हैं। ठीक है, तो इतने बड़े बड़े फार्म्स को मेजरली कौन ऑन करता है? बड़ी बड़ी कंपनीज, यानी लार्ज कंपनीज उन फसेंडास को या बड़े बड़े प्लांटेशन को ऑन करती है, ना कि लोकल फार्मर्स। ठीक है, कुछ कुछ हो सकते हैं एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, बट क्या है मेजरली ये वाली जो है ना प्लांटेशंस या फजेंडास, तो इन्हें कौन ऑन करता है? लार्ज कंपनीज। फाइन, नाउ नेक्स्ट हमारा टाइप आता है एग्रीकल्चर का, कौन सा? मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर। अब यहाँ पर क्या होता है? सो इट इज़ अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग प्रैक्टिस इन रीजन विथ मेडिटेरेनियन क्लाइमेट कैरेक्टराइज्ड बाय हॉट ड्राई समर्स एंड मिल्ड वेट विंटर्स। अब ये क्या है? ऐसी कमर्शियल फार्मिंग है जो क्या ऐसी रीजन में प्रैक्टिस करी जाती है जहाँ पर क्या होता है मेडिटेरेनियन क्लाइमेट होता है, जहाँ पर क्या जो समर है ना वो क्या होती है हॉट और ड्राई होती है, और विंटर्स क्या होती है मिल्ड और वेट होती है। तो ऐसा अगर क्लाइमेट देखने को मिलता है तो वहाँ पर ये वाली फार्मिंग प्रैक्टिस करी जाती है जो क्या बेसिकली कमर्शियल नेचर की होती है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है फोकस करा जाता है ऑन द कल्टिवेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड क्रॉप्स लाइक ग्रेप्स, ऑलिव, सिट्रस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ओके, कीप इन माइंड यहाँ पर कौन कौन सी जो क्रॉप्स है उसको कल्टिवेट करा जाता है, तो वो करी जाती है ग्रेप्स, ऑलिव, सिट्रस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ओके, और क्या बोला गया इसके अंदर? मेडिटेरेनियन रीजन इज अ इम्पोर्टेंट सप्लायर ऑफ सिट्रस फ्रूट। कौन है इम्पोर्टेंट सप्लायर सिट्रस फ्रूट का? तो वो है मेडिटेरेनियन रीजन। ओके, कीप इन माइंड। और यहाँ पर स्पेशली क्या प्रैक्टिस करा जाता है? स्पेशली यहाँ पर क्या होता है? तो होता है यहाँ पर विटिकल्चर और ग्रेप कल्टीवेशन। ओके, क्या होता है? विटिकल्चर और ग्रेप कल्टीवेशन। विटिकल्चर भी बोल सकते हो, ग्रेप कल्टीवेशन भी बोल सकते हैं। ग्रेप कल्टीवेशन का ही दूसरा नाम विटिकल्चर है। ठीक है, समझ में आ गया? नाउ अगर हम इसके मेजर क्रॉप्स की बात करें तो यहाँ पर मेजरली कौन कौन सी क्रॉप्स ग्रो करी जाती है? तो वह यहाँ पर ग्रेप्स, ऑलिव्स और फ्रूट्स और एक्सेट्रा और भी चीज़ें हैं, पर मेजरली ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, और इनमें से भी क्या जो हाई क्वालिटी जो ग्रेप्स होती है ना उनसे बनता है क्या? वाइन, यानी वाइन प्रोडक्शन में उसको यूज़ करा जाता है किसको? हाई क्वालिटी ग्रेप्स को। फिर क्या उनको क्वालिटी वाइज सेपरेट करने के बाद जो लो क्वालिटी जो ग्रेप्स बचती है ना उनसे क्या बनाया जाता है या उनसे क्या बनता है? रेसिन्स और करंट्स, यानी किशमिश वगैरह होती है ना वो। और उसके बाद आ जाता है क्या? ऑलिव्स, ऑलिव से क्या बनता है? ऑलिव ऑयल। और देन क्या आता है? सिट्रस फ्रूट्स, उसमें आ जाता है जैसे ऑरेंजेस, लेमन्स एक्सेट्रा। तो अगर हम ये वाला एग्रीकल्चर कौन सा? मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर, इसके अगर हम मेन फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर क्या क्या आ जाते हैं?
क्लाइमेट डिपेंडेंसी, यानी बहुत ज़्यादा यहाँ पर इस वाले एग्रीकल्चर के अंदर क्लाइमेट पे डिपेंडेंस देखा जाता है। तो यहाँ पर क्या है, क्लाइमेट डिपेंडेंसी इज देयर, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, हॉर्टिकल्चर, यानी यहाँ पर क्या फ्रूट्स वेजिटेबल वगैरह इनकी क्या हमें कल्टिवेशन देखने को मिलता है, ओके। और उसके बाद क्या आता है, हाई कमर्शियल वैल्यू क्रॉप्स, यानी ऐसी क्रॉप्स यहाँ पर ग्रो करी जाती है जिनकी क्या है, कमर्शियली हाई वैल्यू है, उन क्रॉप्स को यहाँ पर ग्रो करा जाता है, ठीक है। देन क्या आता है, इरिगेशन डिपेंडेंसी, यहाँ पर क्या इरिगेशन पर डिपेंडेंस देखी जाती है। और देन आता है क्या, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, क्योंकि कमर्शियल मोटिव है, यानी यहाँ पर क्या डोमेस्टिक एज वेल एज फॉर द इंटरनेशनल मार्केट क्या है, वो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करा जाता है, ठीक है। समझ में आ गया। अब इसके रीज़न की बात कर लेते हैं कि ये वाला जो एग्रीकल्चर है वो कहाँ पर प्रैक्टिस करा जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर कौन है इसका सप्लायर, या कहाँ पर ये मेजरली प्रैक्टिस करा जाता है मेनली, तो वो है मेडिटेरेनियन बेसिन, जिसमें आ जाता है कौन कौन से रीजन, सदर्न यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका एंड द मिडिल ईस्ट। देन आता है क्या, कैप रीजन ऑफ साउथ अफ्रीका, देन कैलिफोर्निया यूएसए, देन आता है क्या, सेंट्रल चिली, देन साउथ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो ये क्या है, इंपॉर्टेंट रीजन है जहाँ पर क्या ये वाला जो एग्रीकल्चर है ना, मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर, वो क्या प्रैक्टिस करा जाता है। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट कौन कौन से आ जाते हैं, ये स्टार्टिंग के 3, एक ये वाला मेडिटेरेनियन वाला, ठीक है, कैप रीजन ऑफ साउथ अफ्रीका, देन कैलिफोर्निया, ठीक है। देन आता है हमारे क्या, प्रॉब्लम फेस और चैलेंजेस। अब ये वाले एग्रीकल्चर के अंदर हमें कौन कौन से प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस फेस करने को मिलते हैं वो हम देख लेते हैं फटाफट से। क्या होता है यहाँ पर, वाटर स्कैसिटी ड्यूरिंग लॉन्ग ड्राई समर्स। अब यहाँ पर क्या है, क्लाइमेट डिपेंडेंसी इज देयर। तो यहाँ पर क्या होता है, जब समर का टाइम होता है ना, तो उस समय क्या होता है, यहाँ पर वाटर स्कैसिटी हमें देखने को मिलती है। तो इस वजह से क्या है, यहाँ पर हमें इरिगेशन फैसिलिटी की हेल्प लेनी पड़ती है। सो यहाँ पर क्या होता है, इन समर्स यहाँ पर क्या इरिगेशन डिपेंडेंसी भी देखने को मिलती है हमें। नाउ सेकेंड पॉइंट, वल्नरेबिलिटी टू क्लाइमेट चेंज, और जैसे ड्रोट, वाइल्ड फायर्स एक्सेट्रा। तो क्या बोला गया इसके अंदर कि यहाँ पर भी क्या ये वाला एग्रीकल्चर क्या है, जो क्लाइमेट है ना, या कह सकते हैं हम जो डिजास्टर्स है ना, उनसे क्या वल्नरेबल होता है या वल्नरेबल प्रोन होता है, ओके। नाउ नेक्स्ट आता है लैंड डिग्रेडेशन ड्यू टू ओवर यूज ऑफ मार्जिनल लैंड लाइक स्लोप्स। और यहाँ पर क्या होता है, स्लोप वगैरह पे ये वाला एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करा जाता है, और अगर ज़्यादा इसको करा जाता है तो इससे क्या है, इसके ओवर यूज से क्या है, हमें लैंड डिग्रेडेशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्या आता है हमारा, मार्केट कॉम्पिटिशन फ्रॉम अदर ग्लोबल प्रोड्यूसर। और साथ ही साथ ये वाला एग्रीकल्चर क्या है, इसे क्या है, मार्केट कॉम्पिटिशन फेस करना पड़ता है एट द इंटरनेशनल अरेना फ्रॉम अदर ग्लोबल प्रोड्यूसर्स। मतलब कि अगर हम इंटरनेशनल मार्केट या इंटरनेशनल अरेना या एरिया की बात करें ना, तो वहाँ पर क्या है, बहुत सारे तरीके के ग्लोबल प्रोड्यूसर देखने को मिलते हैं। तो वहाँ पर क्या है, उनको अपने प्रोडक्ट के लिए क्या है, कम्पीट करना पड़ता है, ओके। सो इसी वजह से क्या हमें इंटरनेशनल मार्केट के अंदर इंटेंस कॉम्पिटिशन देखने को मिलता है, ओके। नाउ हमारा नेक्स्ट टाइप क्या था एग्रीकल्चर का, मार्केट गार्डनिंग एंड हॉर्टिकल्चर, ओके। अब ये क्या होता है, सो इट इज द इंटेंसिव फार्मिंग ऑफ वेजिटेबल, fruits and flowers near urban areas to meet the demand of city population। तो क्या बेसिकली ये क्या होती है, इंटेंसिव फार्मिंग होती है ऑफ वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स, और कहाँ पर होती है, नियर अर्बन एरियाज, ताकि क्या जो सिटी पॉपुलेशन है ना, उनकी डिमांड को क्या है, फुलफिल करा जा सके या मेट करा जा सके, ठीक है। अब इसमें हॉर्टिकल्चर का मतलब क्या है, सो हॉर्टिकल्चर इज द ब्रॉडर साइंस एंड आर्ट ऑफ ग्रोइंग फ्रूट्स, वेजिटेबल, फ्लावर्स एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स। तो क्या है, हॉर्टिकल्चर क्या होती है, बेसिकली ब्रॉडर साइंस एंड आर्ट होती है ऑफ ग्रोइंग फ्रूट्स, वेजिटेबल, फ्लावर्स एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स। समझ में आ गया। और कहाँ पर इसे प्रैक्टिस करा जाता है, नियर अर्बन एरियाज, जहाँ पर क्या जो सिटी पॉपुलेशन है उनकी क्या है, जो डिमांड है ना, उन्हें क्या है, मेट करा जा सके या फुलफिल करा जा सके। क्लियर है ना। उसके मेन फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, प्रॉक्सिमिटी टू अर्बन मार्केट, यानी अर्बन मार्केट के पास में क्या है, ये वाला जो एग्रीकल्चर है वो क्या प्रैक्टिस करा जाता है। सेकंड क्या आता है, हाई वैल्यू क्रॉप, यानी ऐसी क्रॉप ग्रो करी जाती है जिनकी क्या है, हाई कमर्शियल वैल्यू है, उनको ग्रो करा जाता है। देन क्या इसमें क्या जाता है, स्मॉल लैंड होल्डिंग। तो क्या है, अर्बन एरियाज में इतनी आसानी से क्या लैंड नहीं मिलती है, तो इसी वजह से क्या है, ये वाला जो एग्रीकल्चर है ना, उसे क्या है, स्मॉल लैंड होल्डिंग में क्या प्रैक्टिस करा जाता है इंटेंसिवली, यानी स्मॉल लैंड होल्डिंग, और उससे क्या है, मैक्सिमम आउटपुट निकालने का ट्राई करा जाता है पूरा। तो इसी वजह से यहाँ पर क्या होता है, स्मॉल लैंड होल्डिंग होती है। देन क्या होता है, लेबर इंटेंसिव फार्मिंग होती है, यानी लेबर क्या क्या है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा रोल हमें देखने को मिलता है, जिससे क्या एक कम लैंड से या छोटी लैंड से भी क्या एक मैक्सिमम आउटपुट निकाला जा सके। देन क्या होता है, यहाँ पर क्विक ट्रांसपोर्ट का नीड होता है, जिससे क्या है, जो है ना प्रोड्यूस, उसे क्या है, मार्केट में सप्लाई करा जा सके अर्बन मार्केट के अंदर, ठीक है। और इसमें क्या होता है, हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट का नीड होता है, ठीक है। कमर्शियल है तो क्या आएगा, हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट का नीड होगा ही होगा, ओके। नाउ इसके रीज़न की बात कर लेते हैं कि इस वाले एग्रीकल्चर को कहाँ पर प्रैक्टिस करा जाता है, कौन कौन से रीज़न है वो। तो यहाँ पर आ जाता है डेंसली पॉपुलेटेड इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट यूरोप एंड नॉर्थ ईस्टर्न यूएसए, यानी जो यूएसए है ना, उसका ईस्टर्न पार्ट ले लो और यूरोप का नॉर्थ वेस्ट का पार्ट ले लो, ठीक है। तो ये वाले पार्ट के अंदर
क्या है, ये वाला एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करा जाता है। देन आ जाता है क्या हमारा मेडिटेरेनियन रीजन। मैंने बताया था यहाँ पर कि यहाँ पे फ्रूट और वेजिटेबल की भी यहाँ पर क्रॉपिंग होती है, तो इसी वजह से ये वाला जो है ना एग्रीकल्चर का टाइप वो भी इस वाले रीजन में प्रैक्टिस होता हुआ मिलता है। और फाइनली इंपॉर्टेंट वन आता है हमारा नीदरलैंड। अब नीदरलैंड इंपॉर्टेंट क्यों है वो बताती हूँ। क्या है, यहाँ पर स्पेशलाइजेस इन ग्रोइंग फ्लावर्स एंड हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स, ठीक है, और स्पेशली ट्यूलिप्स आर सप्लाइड टू ऑल मेजर सिटीज़ ऑफ यूरोप। अब नीदरलैंड इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पर क्या स्पेशलाइजेशन हमें देखने को मिलती है इन ग्रोइंग फ्लावर्स एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, ठीक है, और स्पेशली भी अगर इसके अंदर हम बात करें इन पर्टिकुलर तो यहाँ पर क्या है ट्यूलिप्स का हमें सप्लाई देखने को मिलता है टू ऑल मेजर सिटीज़ ऑफ यूरोप, ठीक है। बच्चों याद रखना कि ट्यूलिप्स है ना उसका स्पेशलिटी कहाँ पर हमें देखने को मिलती है, वो आपसे इनडायरेक्टली आपके बनाकर में पूछा जा सकता है, तो वो है नीदरलैंड। ओके, कीप इन माइंड। समझ में आ गया? ओके, तो अब ये वाला जो एग्रीकल्चर है मार्केट गार्डनिंग एंड हॉर्टिकल्चर, अब इस वाले एग्रीकल्चर में हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस देखने को मिलते हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट आता है यहाँ पर पेरिशेबिलिटी। पेरिशेबिलिटी यानी जल्दी गल सड़ जाना, यानी जल्दी ख़राब हो जाना। ओके, अब यहाँ पर फ्रूट्स वेजिटेबल फ्लावर्स को अगर यहाँ ग्रो कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है, आपको पता है क्या हालत होती है उनकी शाम तक। तो क्या है यहाँ पर पेरिशेबिलिटी हमें देखने को मिलती है, यानी एक फैक्टर प्रॉब्लम का पेरिशेबिलिटी आ जाता है कि क्या है यहाँ पर हाई रिस्क ऑफ स्पॉइलेज इफ़ नॉट ट्रांसपोर्टेड क्विकली, यानी अगर जो प्रोड्यूस है उसे क्या है अगर जल्दी ट्रांसपोर्ट नहीं करा गया तो वो क्या होगा, उसका हाई रिस्क होता है ऑफ स्पॉइलेज, यानी ख़राब होने का हाई रिस्क हो जाता है अगर उसे क्या है जल्दी ट्रांसपोर्ट या क्विकली ट्रांसपोर्ट नहीं करा गया तो। ओके, नाउ सेकंड आता है प्राइस फ्लक्चुएशन। फार्मर्स ऑफन फेस अनस्टेबल मार्केट प्राइसेस, और कमर्शियल मोटिव में एक प्रॉब्लम ये आती है कि यहाँ पर क्या हमें प्राइस फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। कभी प्राइस अच्छा सा हमें मिल रहा है, इससे प्रॉफिट हो जाता है, और कभी लॉस भी हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये आ जाती है किसकी, प्राइस फ्लक्चुएशन की, कि अगर क्या प्राइस अगर गिर गई या अनस्टेबल मार्केट प्राइसेस हमें देखने को मिला तो इससे क्या है फार्मर को क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है हाई इनपुट कॉस्ट, जैसे सीड, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स एंड मॉडर्न इरिगेशन सिस्टम्स आर कॉस्टली। और यहाँ पर क्या कमर्शियल मोटिव के लिए करा जा रहा है तो यहाँ पर क्या है हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट का नीड होता है, जिसका मतलब क्या है यहाँ पर हाई इनपुट कॉस्ट लगेगा, यानी इनिशियली आपको बहुत सारा सामान लेना पड़ेगा, जिससे क्या है क्वाइट कॉस्टली ये वाला एग्रीकल्चर पड़ जाता है। नाउ नेक्स्ट आता है हमारे क्या सीजनल डिमांड। अब यहाँ पर क्या होता है सम प्रोडक्ट्स आर सीजनल लीडिंग टू इनकम इंस्टेबिलिटी। आपके यहाँ पे कुछ जो है ना फ्रूट्स वेजिटेबल आप ले लो, इनफैक्ट आप फ्लावर्स भी ले लो, तो वो क्या होता है कुछ सीजनल होते हैं, आप पूरे साल उनको ग्रो नहीं कर सकते हो। तो इससे क्या होता है अगर आप पूरे साल उनको ग्रो नहीं कर रहे हो तो इससे क्या इनकम इंस्टेबिलिटी देखने को मिलेगा। समझ में आ गया? और क्या बोला गया इसके अंदर नेक्स्ट हमारा एग्रीकल्चर का टाइप आता है कौन सा, ट्रक फार्मिंग, ठीक है। अब ये क्या होता है, अब इसमें ट्रक क्यों आया उसकी भी हम बात करेंगे कि इसमें ट्रक नाम क्यों दिया है ना, ट्रक फार्मिंग। अब इसको समझते हैं सबसे पहले। तो ये क्या है, इट इज़ अ practice of growing vegetable and fruits on a large scale for the purpose of transporting or trucking them to distant market। यानी यहाँ पर भी क्या होता है ग्रो करा जाता है क्या वेजिटेबल एंड फ्रूट ऑन लार्ज स्केल, और किस पर्पज से करा जाता है फॉर ट्रांसपोर्टिंग और ट्रकिंग देम टू डिस्टेंट मार्केट, यानी मार्केट से डिस्टेंट लोकेशन पर क्या ये वाला एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करा जाता है, जिसमें क्या होता है ट्रांसपोर्टेशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे यहाँ पे एक टर्म आया है ट्रक, पहले ये ट्रक उससे रिलेटेड नहीं था, बट बाद में अब अगर देखें ना अगर हम कंटेम्प्रेरी सिनेरियो में तो ये ट्रक है ना वो क्या मेनली हमें सिग्निफाई करता है या सिंबलाइज करता है टुवर्ड्स ट्रांसपोर्टेशन नीड, ठीक है। तो क्या होता है यहाँ पर वेजिटेबल एंड फ्रूट का ग्रोइंग करा जाता है और लार्ज स्केल, और किस पर्पज से करा जाता है फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसपोर्टिंग और ट्रकिंग देम टू डिस्टेंट मार्केट, यानी दूर दूर जो मार्केट है ना वहाँ पर उनको ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है, किसको, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को, जो क्या है लार्ज स्केल पे ग्रो करे गए फॉर कमर्शियल मोटिव। समझ में आ गया? अब यहाँ पर जो वर्ड ट्रक है ना वो क्या है ओल्ड इंग्लिश से लाया गया है, जिसमें इनिशियली जो इसका मतलब क्या था एक्सचेंज और बार्टर, नॉट फ्रॉम मोटर व्हीकल, दो नाउ ट्रक्स आर यूज फॉर ट्रांसपोर्ट। पहले ये जो ट्रक है ना उसका मतलब क्या था टू एक्सचेंज और बार्टर, जो किसे लिया गया था फ्रॉम ओल्ड इंग्लिश। बट अगर हम अभी की बात करें तो इसका जो है ना मतलब ट्रक का वो किससे हो जाता है, ट्रांसपोर्ट से हो जाता है, यानी यहाँ पर एक तरह से ये जो है ना नाम ये हमें सिंबलाइज करता है या सिग्निफाई करता है टुवर्ड्स ट्रांसपोर्टेशन नीड। समझ में आ गया? अब यहाँ पर हम मेजर क्रॉप्स की बात कर ले तो यहाँ पर मेजर क्रॉप्स कौन कौन सी आ जाती है, फ्रूट्स और वेजिटेबल। वेजिटेबल में आ जाती है जैसे टमाटोस, लेट्यूस, जिसे हम बोलते हैं सैलेड लीव्स भी बोलते हैं, लेट्यूस आ जाती है, कैबेज आ जाता है,
और अनियंस आ जाता है और कैरेट्स आ जाती है, ठीक है। और फ्रूट्स में आता है जैसे वाटरमेलन, मस्क मेलन्स और स्ट्रॉबेरीज, ओके। और इसके फीचर्स की बात कर लेते हैं कि ये वाला जो ट्रक फार्मिंग है इसके मेन फीचर्स क्या है। तो वो है लार्ज स्केल प्रोडक्शन, ठीक है। लार्ज स्केल प्रोडक्शन होता है, सीजनल फार्मिंग होती है, क्योंकि कोई भी फ्रूट है, ठीक है, 12 महीने तो उगता नहीं है, कुछ कुछ के स्पेशल सीजन्स होते हैं, उसी समय वो उगता है या उससे ग्रो करा जाता है, तो क्या है, सीजनल फार्मिंग होती है इसकी। और क्या होता है यहाँ पर डिस्टेंट मार्केटिंग होती है, यानी डिस्टेंट लोकेशन पे ये वाला जो है एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करा जाता है, देन उसको ट्रांसपोर्ट करा जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, डिस्टेंट मार्केटिंग होती है, यानी मार्केट डिस्टेंट लोकेशन पर प्लेस होते हैं, ठीक है। और क्या होता है, हाईली मैकेनाइज होता है इसमें, और यूज़ ऑफ केमिकल्स होता है, और साथ ही साथ प्रॉफिट ओरिएंटेड ये वाला एग्रीकल्चर होता है। समझ में आ गया? ओके तो अब ये वाला जो एग्रीकल्चर है ना, इसमें हमें कौन कौन सी प्रॉब्लम या चैलेंजेस फेस करने को मिलते हैं वो उसकी हम बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट आता है इसके अंदर क्या, हाई रिस्क ऑफ स्पॉइलेज ड्यू टू लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, ठीक है। अब यहाँ पर क्या, हमें लॉन्ग डिस्टेंस तक किसी भी सामान को पहुँचाना है तो उसका स्पॉइलेज का रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि ये जो है ना आइटम्स जैसे फ्रूट्स वेजिटेबल ये क्या होते हैं, पेरिशेबल होते हैं, यानी जल्दी ख़राब या गल सड़ने वाले होते हैं आइटम्स। तो इसी वजह से इनका क्या है, हाई रिस्क ऑफ स्पॉइलेज हो जाता है, क्योंकि इन्हें क्या है, डिस्टेंट लोकेशन पे इनको क्या करना पड़ता है, ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है। नाउ सेकंड पॉइंट, प्राइस फ्लक्चुएशन डिपेंडिंग ऑन मार्केट डिमांड एंड सप्लाई। वही बात कि कमर्शियल मोटिव के लिए हो रहा है, और यहाँ पर क्या है, प्राइसेस में उतार चढ़ाव होता रहता है, प्राइस फ्लक्चुएशन आता रहता है, तो इस वजह से क्या है, अनस्टेबल मार्केट कंडीशन हमें देखने को मिलती है। ओके नाउ नेक्स्ट आता है हमारा क्या, हाई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट स्पेशली फॉर पेरिशेबल गुड्स। और साथ ही साथ ये जो पेरिशेबल गुड होते हैं ना, उनके लिए क्या है, हाई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगती है, ताकि क्या उन्हें सेफली क्या है उनकी डेस्टिनेशन में पहुंचाया जा सके। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, एनवायरमेंटल कंसर्न ड्यू टू हैवी यूज़ ऑफ केमिकल। और साथ ही साथ यहाँ पर क्या होता है, इन्वायरमेंटल कंसर्न भी आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, हाई केमिकल का यूज़ करा जाता है इस एग्रीकल्चर के अंदर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आता है हमारा क्या, मिक्स फार्मिंग। सो ऐसा नेम सजेस्ट, यहाँ पर क्या मिक्स, यानी कुछ ना कुछ चीज़ को क्या मिक्स करके यहाँ पर क्या फार्मिंग करी जाएगी। अब किस चीज़ को, उसकी हम बात करते हैं। सो इट इज़ एन एग्रीकल्चर सिस्टम वेयर क्रॉप कल्टिवेशन एंड लाइवस्टॉक रियरिंग आर प्रैक्टिस साइमल्टेनियसली ऑन द सेम फार्म। यानी ये क्या है, ऐसी एग्रीकल्चर सिस्टम है जहाँ पर क्या है, क्रॉप कल्टिवेशन भी और साथ ही साथ लाइवस्टॉक रियरिंग भी क्या है, एक ही फार्म के ऊपर क्या है, साइमल्टेनियसली क्या है, प्रैक्टिस करी जाती है। अब इसमें मेन एम क्या होता है, तो यहाँ पर मेन एम होता है इनकम को मैक्सिमाइज करना और रिस्क को कम करना। तो इसलिए क्या ये वाला फार्मिंग क्या है, प्रैक्टिस करा जाता है। ऐसे इनकम इज जनरेटेड फ्रॉम बोथ क्रॉप्स एंड एनिमल्स। साथ ही साथ ये वाला एग्रीकल्चर क्या थोड़ा प्रॉफिटेबल भी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या दोनों से इनकम आ रही है, क्रॉप से भी आ रही है और एनिमल से भी आ रही है। तो क्या हुआ, यहाँ पर क्या क्या देखने को मिला हमें, जो है इनकम है ना उसको मैक्सिमाइज करने का मोटिव देखने को मिला, रिस्क को कम करने का मोटिव हमें देखने को मिला। जो रिस्क हमें देखने को मिलता है ना एग्रीकल्चर के अंदर, वो रिस्क को कम करने का, रिड्यूस करने का हमें मोटिव देखने को मिला। और साथ ही साथ यहाँ पर क्या है, एक प्रॉफिट ओरिएंटेड भी यहाँ पर एक एस्पेक्ट हो जाता है, जिससे क्या दोनों से ही हमें इनकम देखने को मिल रही है, क्रॉप से भी और एनिमल से भी, जो क्या प्रैक्टिस करा जा रहा है ऑन द सेम फार्म। समझ में आ गया? अब इसमें अगर हम मेजर क्रॉप्स और लाइवस्टॉक की बात करें तो वो कौन कौन से आ जाते हैं। क्रॉप्स की अगर हम बात करें तो आ जाती है व्हीट, बार्ली, ओट्स, मेज एंड फॉडर क्रॉप्स। और क्या आता है, लाइवस्टॉक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आ जाता है कैटल, जिन्हें रियर करा जाता है फॉर मिल्क एंड मीट, ठीक है, पिग्स, शीप, और उसे लिया जाता है फॉर वुल एंड पोल्ट्री, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाले जो क्रॉप्स और लाइवस्टॉक को क्या है, मेनली यहाँ पर रखा जाता है। अब देखो जाहिर सी बात है कि इनको क्या जो फोडर है ना, वो क्या है साथ ही साथ फार्म पे भी तो ग्रो हो रही है, तो क्या फोडर को लाने का या उनको फीड करने का जो प्रॉब्लम है ना, वो क्या है, वही प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाता है। जो भी इनकी जो फीडिंग का जो आइटम है वो क्या है, साथ ही साथ ग्रो भी हो रहा है। तो क्या हुआ, इसी वजह से सेम फार्म पे क्या दोनों को ही रखा जाता है, क्रॉप्स को भी और लाइवस्टॉक को भी, यानी इनको भी रियर करा जा रहा है, और उनके जो है ना इनका जो फीडिंग के लिए जो चीज़ें फॉडर क्रॉप्स वगैरह वो भी क्या साथ ही साथ यहाँ पर ग्रो हो रही है। तो उनका फीडिंग का जो प्रॉब्लम है ना, वो क्या होता है, सॉर्ट आउट हो जाता है यहाँ पर। यहाँ से प्रॉफिट भी मिल रहा है और यहाँ पर इन एनिमल्स की फीडिंग का काम भी हो रहा है, ठीक है। तो सेम फार्म के ऊपर दोनों को ही रखा जाता है, यानी दोनों ही चीज़ें प्रैक्टिस हो रही है, यानी क्रॉप्स कल्टिवेशन भी हो रहा है और लाइवस्टॉक रियरिंग भी हो रही है। क्लियर है? अब इसके मेन फीचर्स की बात कर लेते हैं कि इसके मेन फीचर्स क्या क्या है। तो इसमें आता है इंटीग्रेशन ऑफ क्रॉप्स एंड एनिमल, ठीक है। क्या हो रहा है यहाँ पर, क्रॉप्स और एनिमल का इंटीग्रेशन देखने को मिल रहा है ऑन द सेम फार्म। और सेकंड यहाँ पर बैलेंस इनकम हमें देखने को मिलती है, ठीक है। रिस्क कम हो जाता है तो क्या हमें यहाँ पर बैलेंस इनकम देखने को मिलती है। एफिशिएंट यूज़ होता है लैंड का, यानी लैंड का अच्छी तरीके से एफिशिएंटली यूज़ होता है, यानी एनिमल के लिए भी काम आ गया और कल्टिवेशन भी हो गया, ठीक है। और साइंटिफिक फार्मिंग टेक्निक यहाँ पर यूज़ होती है, क्योंकि कमर्शियल है तो यहाँ पर क्या होगा, साइंटिफिक फार्मिंग टेक्निक्स का यूज़ हमें देखने को बिल्कुल मिलेगा। देन आता है कि हमारे पास क्रॉप रोटेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। और साथ ही साथ यहाँ पर क्या है,
जो इतना सारा उसको इंटेंसिवली लैंड को यूज़ करा जा रहा है ना, तो उसकी प्रोडक्टिविटी बनाए रखने के लिए यहाँ पर क्या होता है, क्रॉप रोटेशन और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का यहाँ पर यूज़ होता है। यानी दो चीज़ें हो गई, क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी या फर्टिलिटी को बनाए रखने के लिए क्रॉप रोटेशन और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। नाउ नेक्स्ट आता है हमारे क्या, लेबर इंटेंसिव एंड कैपिटल इंटेंसिव। अब यहाँ पर क्या है, सिर्फ और सिर्फ मशीनरी पर डिपेंड भी नहीं रह सकते और पूरा लेबर पर डिपेंड भी नहीं रह सकते। यहाँ पर दोनों का ही नीड है। यानी ये वाला जो है ना फार्मिंग, ये क्या है, बोथ लेबर इंटेंसिव एंड कैपिटल इंटेंसिव है। ठीक है, क्या है, बोथ लेबर इंटेंसिव एंड कैपिटल इंटेंसिव ये वाला फार्मिंग है। कौन सा, मिक्स फार्मिंग, जहाँ पर क्या है, क्रॉप कल्टिवेशन और लाइफ स्टॉक रेयरिंग क्या है, साइमल्टेनियसली प्रैक्टिस करी जाती है ऑन द सेम फार्म। और किस लिए, फॉर कमर्शियल मोटिव, जिससे क्या एक बैलेंस इनकम क्या है फार्मर को मिल सके, जिससे क्या है ये जो रिस्क है ना वो रिड्यूस हो सके और साथ ही साथ उनका प्रॉफिट भी अच्छा हो सके। समझ में आ गया। अब इसके रीज़न की बात कर लेते हैं कि अब ये वाला जो मिक्स फार्मिंग है ना वो कहाँ पर प्रैक्टिस करा जाता है। ठीक है, अब इसको याद करने का एक बात बताऊँ तो अब ये वाला जो सोच है ना, जिसमें हम फार्म के ऊपर एनिमल को भी रियर कर ले और साथ ही साथ क्रॉप कल्टीवेशन भी कर ले, तो ये क्या है, डेवलप सोच है, डेवलप थिंकिंग है। वो ये क्या है, डेवलप थिंकिंग है ना, तो ये क्या है, वर्ल्ड के डेवलप या हाईली डेवलप पार्ट्स में हमें देखने को मिलेगा, जैसे नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप, ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, पार्ट ऑफ यूरेशिया, टेम्परेट लेटीट्यूड्स ऑफ सदर्न कॉन्टिनेंट। इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे हमारे तीन, ठीक है, कौन कौन से, नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप यानी यूरोप का वेस्टर्न पार्ट और अमेरिका का ईस्टर्न पार्ट, वो वाला रीजन हो गया, यूरेशिया का पार्ट हो गया, ठीक है, और टेम्परेट लेटीट्यूड ऑफ सदर्न कॉन्टिनेंट। तो ये वाले रीजन है जो क्या है, हाईली डेवलप पार्ट्स है हमारे वर्ल्ड के, जहाँ पर क्या ये वाला फार्मिंग प्रैक्टिस करा जाता है। कौन सा, मिक्स फार्मिंग। अब यहाँ पर किसको मिक्स करा जा रहा है, यहाँ पर क्रॉप कल्टीवेशन भी हो रही है और लाइफ स्टॉक रेयरिंग भी हो रही है साइमल्टेनियसली ऑन द सेम फार्म। समझ में आ गया। अब इसके प्रॉब्लम और इसके चैलेंजेस की बात कर लेते हैं फटाफट से। क्या है इसके अंदर, हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर नीडेड फॉर बोथ क्रॉप्स एंड एनिमल। अब दो ये वाला एग्रीकल्चर प्रॉफिटेबल है, कोई डाउट नहीं है, बट इनिशियली इसके अंदर इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा लगता है, क्योंकि यहाँ पर क्या आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए ना, वो दोनों के लिए आपको लेना पड़ेगा, क्रॉप्स के लिए भी और एनिमल्स के लिए भी। ठीक है, देन क्या आता है, मैनेजमेंट कॉम्प्लेक्सिटी, रिक्वायर्स एक्सपर्टीज इन मल्टीपल फील्ड। क्या है यहाँ पर, क्रॉप साइंस एंड वेटनरी साइंस। यानी यहाँ पर क्या है, मैनेजमेंट कॉम्प्लेक्सिटी भी सामने आ जाती है। यानी यहाँ पर क्या आपको मल्टीपल फील्ड के अंदर आपकी एक्सपर्टीज होना जरूरी है। यानी आपको क्रॉप साइंस का भी नॉलेज होना चाहिए और वेटनरी साइंस का भी नॉलेज होना चाहिए। क्रॉप साइंस काम आएगी फॉर द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स और वेटनरी साइंस आएगी फॉर द लाइफ स्टॉक रियरिंग, यानी एनिमल किस ऐसे हेल्दी रह सकते हैं, क्या क्या उनको चाहिए वगैरह वगैरह, सब सर्विसेज के लिए काम आती है वेटरनरी साइंस फॉर एनिमल्स। ठीक है, तो दोनों का नॉलेज होना बेहद ज़रूरी है। ओके, देन आता है हमारे क्या, मार्केट फ्लक्चुएशन, प्राइसेस ऑफ बोथ एग्रीकल्चरल एंड एनिमल प्रोडक्ट्स कैन बी अनस्टेबल। यानी क्या है, यहाँ पर वही बात, कमर्शियल मोटिव है, तो यहाँ पर क्या है, मार्केट में उतार चढ़ाव आता रहता है प्राइस का, तो इसी वजह से क्या है, दोनों का एग्रीकल्चर एंड एनिमल प्रोडक्ट का क्या है, प्राइस क्या है, अनस्टेबल हो जाता है ड्यू टू मार्केट डिमांड एंड सप्लाई। फाइन, नेक्स्ट आता है हमारा लेबर इंटेंसिव। अब यहाँ पर क्या है, डिमांड्स कंटिन्यूस अटेंशन एंड हार्ड वर्क। और ये वाला जो है फार्मिंग, ये क्या होता है, लेबर इंटेंसिव होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, कंटिन्यूस अटेंशन और हार्ड वर्क का नीड होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एनिमल भी है और क्रॉप भी है, तो दोनों के लिए क्या है, अच्छा उनका प्रोड्यूस करने के लिए या उनका अच्छा प्रोडक्टिव बनाने के लिए, उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए यहाँ पर क्या है, जो लेबर है ना, उनका कंटिन्यूस अटेंशन और हार्ड वर्क का नीड होता है। किसके अंदर, मिक्स फार्मिंग के अंदर, जो क्या है वर्ल्ड के हाईली डेवलप पार्ट में क्या है, प्रैक्टिस करा जाता है। समझ में आ गया। नाउ नेक्स्ट आता है हमारा डेयरी फार्मिंग। इसके ऊपर अभी बच्चों 5 मार्कर क्वेश्चन आया था आपका 2025 के सीबीएसई बोर्ड के अंदर। ओके, कौन सा टाइप के ऊपर, डेयरी फार्मिंग के ऊपर। ठीक है, अब ये क्या होता है, सो इट इज़ अ कमर्शियल रियरिंग ऑफ मिल्क एनिमल्स like cows, buffaloes, goats for continuous production of milk and milk product। अब ये क्या होती है, कमर्शियल रियरिंग होती है ऑफ मिल्क एनिमल, यानी ऐसे एनिमल जो क्या है मिल्क वगैरह देते हैं ना, या इनसे मिल्क प्रोडक्शन हमें देखने को मिलता है, वो वाले एनिमल्स जैसे काउस, बफेलो, गोट, क्या आ सके, कंटिन्यूस प्रोडक्शन हो सके ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट। ठीक है, क्योंकि पता है मिल्क प्रोडक्ट या मिल्क रोजाना काम में आता है, सो क्या है, उनकी कंटिन्यूस प्रोडक्शन के लिए क्या है, जो मिल्क एनिमल है उनकी कमर्शियल रियरिंग करी जाती है अंडर डेयरी फार्मिंग। समझ में आ गया। इट इज़ हाईली स्पेशलाइज, कैपिटल एंड लेबर इंटेंसिव फॉर्म ऑफ फार्मिंग। अब यहाँ पर भी क्या है, हाईली स्पेशलाइज होती है, कैपिटल और लेबर इंटेंसिव दोनों होती है ये वाली फार्मिंग, कीप इन माइंड। ओके, अब हम बात करते हैं इसके मेजर डेयरी प्रोडक्ट की, कि इसमें मेजर डेयरी प्रोडक्ट क्या क्या आ जाते हैं, तो वो है मिल्क, बटर, चीज़, योगर्ट जिसे हम बोलते हैं कर्ड, आइसक्रीम, घी और कंडेंस मिल्क। ठीक है, तो ये क्या मेजर डेयरी प्रोडक्ट है। ओके, अब इस वाली जो डेयरी फार्मिंग है इसके मेन फीचर्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या आता है, तो इसमें आ जाता है साइंटिफिक मैनेजमेंट, स्मॉल टू मॉडरेट फार्म साइजेस स्मॉल भी हो सकती है और मॉडरेट भी हो सकती है। ठीक है, ठीक ठाक है ना, मॉडरेट फार्म साइज हो सकती है, ज़्यादा बड़ी भी नहीं, छोटी या थोड़ी सी मीडियम साइज़ का। देन क्या है,
हाई लेबर रिक्वायरमेंट, यानी यहाँ पर क्या है, हाई लेबर रिक्वायरमेंट होता है। साथ ही साथ क्लोज टू अर्बन मार्केट, इंपॉर्टेंट है क्लोज टू अर्बन मार्केट। अभी आपसे क्या हुआ था, स्टेटमेंट पूछा था ना कि डेयरी फार्मिंग क्या होता है, मेनली प्रैक्टिस करा जाता है नियर अर्बन मार्केट्स या अर्बन सेंटर्स। ठीक है, तो उसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ क्यों, क्योंकि ये वाले जो आइटम्स है ये क्या होता है, पेरिशेबल होते हैं। ठीक है, अगर जल्दी इसको ट्रांसपोर्ट नहीं करा गया तो इसके स्पॉइल होने के चांसेस हो जाते हैं। तो इसी वजह से क्या है, इसकी फास्टली और साथ ही साथ डेली इनकी सप्लाई करने के लिए क्या है, ये लोकेटेड होते हैं नियर अर्बन सेंटर्स। समझ में आ गया। देन आता है क्या, स्पेशल कैटल ब्रीड्स, यहाँ पर क्या स्पेशल कैटल ब्रीडिंग कराई जाती है। देन आता है क्या, यूज़ ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, यानी लेबर का भी यहाँ पर हाईली रिक्वायरमेंट होता है, साथ ही साथ यहाँ पर मॉडर्न टेक्नोलॉजी का भी यूज़ होता है, यानी लेबर और कैपिटल इंटेंसिव दोनों है ये वाला फार्मिंग। ठीक है, देन क्या आता है, कंटिन्यूस ऑपरेशन थ्रू आउट द ईयर। और हमें पता है डेयरी प्रोडक्ट क्या है, डेली हमारा डे टू डे नीड में हमारा काम आता है, जिसमें मिल्क तो बिल्कुल डेली काम आता है। तो क्या है, इसी वजह से इसका क्या है, कंटिन्यूस ऑपरेशन हमें देखने को मिलता है थ्रू आउट द ईयर। समझ में आ गया। नाउ हम बात करते हैं इसके मेजर रीजन्स ऑफ प्रैक्टिस की, यानी ये वाला जो है ना डेयरी फार्मिंग, ये मेजरली कहाँ पर प्रैक्टिस करना चाहता है, किस रीजन के अंदर, उसकी हम बात करते हैं। सो इसका फर्स्ट लार्जेस्ट यानी सबसे बड़ा इसका जो है ना प्रोडक्शन हम कह सकते हैं, या ज़्यादा इसका जो प्रैक्टिस का जो मेजर जो है ना पकड़, वो किस एरिया के अंदर हमें देखने को मिलती है, वो देखने को मिलती है हमें नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप के अंदर। सेकंड आ जाता है कौन, कनाडा। एंड थर्ड आ जाता है हमारा क्या, नॉर्थ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड तस्मेनिया। तो क्या है इसके अंदर ये वाला जो है ना फर्स्ट वाला और सेकंड वाला ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकते हैं वन मार्कर के अंदर कि डेयरी फार्मिंग का फर्स्ट लार्जेस्ट प्रैक्टिस करने वाला रीजन कौन सा है, तो वो कौन है, नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप। और सेकंड आ जाता है कौन, कनाडा। अब फटाफट से इसके भी हम प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस देख लेते हैं कि इस डेयरी फार्मिंग के अंदर हमें कौन कौन से प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस फेस करने को मिलते हैं। ओके, तो फर्स्ट यहाँ पर क्या आता है, हाई कॉस्ट ऑफ कैटल मेंटेनेंस, गुड क्वालिटी फॉडर, वेटनरी केयर एंड शेल्टर आर एक्सपेंसिव। क्या बोला गया इसके अंदर कि यहाँ पर क्या कैटल जो है ना उनके मेंटेनेंस में हाई कॉस्ट जाता है या हाई कॉस्ट लगता है, क्योंकि क्या उनसे क्या कंटिन्यूसली डेली बेसिस पे मिल्क चाहिए होता है ना, तो इस वजह से उनको क्या गुड क्वालिटी फॉडर दिया जाता है, वेटनरी केयर उनकी दी जाती है कि जिससे क्या वो बीमार नहीं पड़े, तो उनको वेटनरी केयर दी जाती है। साथ ही साथ उनका जो शेल्टर होता है ना, वो सब मिला के क्या है एक क्वाइट एक्सपेंसिव बन जाता है ना। सेकंड आता है क्या, पेरिशेबिलिटी ऑफ मिल्क, यानी जो मिल्क है वो क्या पेरिशेबल आइटम है, जल्दी खराब हो जाता है। ठीक है, अगर उसको ट्रांसपोर्ट नहीं करा गया टू द डेस्टिनेशन तो क्या जल्दी खराब होने वाला आइटम है। तो क्या है, रिक्वायर फास्ट प्रोसेसिंग एंड कोल्ड चेन स्टोरेज। तो इस वजह से क्या है, इसको इसकी थोड़ा क्या शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए क्या है, इसके अंदर क्या है फास्ट प्रोसेसिंग करी जाती है और इनका क्या है कोल्ड चेन स्टोरेज में रखा जाता है। ठीक है, जिससे क्या है इनकी जो है शेल्फ लाइफ थोड़ी बढ़ाई जा सके। समझ में आ गया। थर्ड आता है क्या, डिजीज मैनेजमेंट, एनिमल कैन इजीली गेट डिजीजेस दैट अफेक्ट मिल्क प्रोडक्शन। और यहाँ पर क्या होता है, ये जो मिल्क एनिमल है ना, ये क्या प्रोन टू डिजीज होते हैं, यानी इनको जल्दी बीमारी वगैरह लग जाती है, और अगर ये बीमार हो जाते हैं तो इनकी जो है ना मिल्क प्रोडक्शन पे भी हमें क्या है अफेक्ट देखने को मिलता है। अगर ये बीमार पड़े तो इनका जो है ना मिल्क प्रोडक्शन वो क्या है कम हो जाता है, जिससे क्या है हम कह सकते हैं कि मिल्क प्रोडक्शन पे हमें क्या अफेक्ट देखने को मिलता है अगर ये वाले जो मिल्क एनिमल्स है वो बीमार हो जाते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर जो फॉडर, वेटनरी केयर और इनके शेल्टर पे क्या है बहुत अच्छा खासा खर्चा जाता है, यानी वो क्या है क्वाइट एक्सपेंसिव हो जाते हैं। समझ में आ गया। ओके, तो नाउ हमारे पास नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या आती है डेयरी फार्मिंग की, तो वो है मार्केट प्राइस फ्लक्चुएशन। इसमें क्या है, मिल्क प्राइसेस आर ऑफन अनस्टेबल। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कमर्शियल में क्या होता है प्राइसेस ऊपर नीचे होती रहती है, तो वही इसके साथ भी है कि यहाँ पर क्या है जो मिल्क प्राइसेस है ना वो क्या है ऑफन अनस्टेबल रहती है। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम हो गई। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। क्या है इसके अंदर, इम्प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल फ्रॉम डेयरी फार्म्स कैन कॉज पोल्यूशन। और क्या है जो डेयरी फार्म से जो वेस्ट डिस्पोजल है ना वो अगर इम्प्रॉपर तरीके से होता है तो इससे क्या होता है पोल्यूशन होता है। तो ये भी क्या एक प्रॉब्लम है जो क्या डेयरी फार्मिंग के अंदर फेस करना पड़ता है। समझ में आया। नाउ नेक्स्ट आता है हमारा क्या, फैक्ट्री फार्मिंग। ठीक है, अब ये क्या होता है, so it is an intensive system of livestock rearing where animals are raised in large numbers in confinement like sheds, cages, using industrial methods टू मैक्सिमाइज प्रोडक्शन एट लो कॉस्ट। यानी यहाँ पर क्या है बेसिकली ये जो फार्मिंग है ना ये क्या इंटेंसिव सिस्टम है ऑफ लाइवस्टॉक रियरिंग। यानी लाइवस्टॉक रियरिंग का मतलब क्या है, यहाँ पर एनिमल को रेस करा जाएगा इन लार्ज नंबर पर कैसे। यहाँ पर मेन टर्म क्या हुई, कन्फाइनमेंट। यानी एनिमल को क्या है शेड्स में रख दिया या केजेस में रख दिया, यानी उनको एक जगह कन्फाइन करके उनको रियर करना। ठीक है, इन लार्ज नंबर
तो वो क्या होता है फैक्ट्री फार्मिंग। और इसके अंदर क्या होता है इंडस्ट्रियल मेथड यूज़ करा जाता है, जिससे क्या है कम कॉस्ट के अंदर मैक्सिमम प्रोडक्शन करा जा सके। यानी यहाँ पर मेन मोटिव होता है प्रॉफिट का। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट टर्म क्या आती है कन्फाइनमेंट। यानी जब कन्फाइनमेंट वाला टर्म आएगा ना तो क्या आएगा फैक्ट्री फार्मिंग। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं मेन प्रोडक्ट, यानी यहाँ पर मेन प्रोडक्ट क्या क्या है फार्मिंग के अंदर, तो वह है मिल्क, मीट, एग्स और लेदर। समझ में आया। नाउ एनिमल्स रेस, अब यहाँ पे कौन कौन से एनिमल को रेस करा जाता है, तो वो आ जाते हैं यहाँ पर पोल्ट्री के एनिमल्स में आता है चिकन्स और डक्स, देन आता है पिग्स, देन काउस, देन शिप्स। ओके, तो ये जो एनिमल्स है इन्हें रेस करा जाता है अंडर फैक्ट्री फार्मिंग इन कन्फाइनमेंट। किसमें? इन कन्फाइनमेंट। समझ में आया। अब इसके अगर मेन फीचर की बात करें तो इसके मेन फीचर क्या है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन, हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट, जैसे कमर्शियल में होता है हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट वो। देन आता है क्या यूज़ ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे क्या होता है इंडस्ट्रियल मेथड का यूज़ होता है, तो यहाँ पे क्या होगा यूज़ ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। और क्या होता है स्पेशल वन इसके अंदर कन्फाइनमेंट सिस्टम होता है। क्या होता है कन्फाइनमेंट सिस्टम। ओके, देन आता है लेबर एफिशिएंट ड्यू टू ऑटोमेशन। और ये वाला फार्मिंग क्या होता है लेबर एफिशिएंट होता है, यानी यहाँ पर लेबर की ज़रूरत कम होती है, क्योंकि यहाँ पर क्या है मोस्ट ऑफ द काम किससे होता है मशीनरी से होता है, यानी ड्यू टू ऑटोमेशन यहाँ पर लेबर की कम ज़रूरत होती है। समझ में आया। नाउ नेक्स्ट आता है प्रॉफिट ड्रिवन, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ पर क्या होता है लो कॉस्ट के अंदर मैक्सिमम प्रोडक्शन निकालने का पूरा क्या है इसके अंदर मोटिव होता है। तो इसी वजह से ये वाला इसका मेन फीचर क्या हो गया प्रॉफिट ड्रिवन। फाइन। नाउ अगर हम फैक्ट्री फार्मिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें अब कौन कौन सी प्रॉब्लम या चैलेंजेस देखने को मिलते हैं उसको हम फटाफट से देख लेते हैं। क्या है इसके अंदर? फर्स्ट ऑफ ऑल एनिमल वेलफेयर इश्यूज, पुअर लिविंग कंडीशन, क्रुएल्टी ड्यू टू कन्फाइनमेंट। यानी यहाँ पर कैसे क्या है एनिमल को कैद करके रखा जाता है, कन्फाइनमेंट में रखा जाता है, तो इस वजह से यहाँ पर क्या आता है एनिमल वेलफेयर इशू। नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या है एनवायरमेंटल पोल्यूशन, वेस्ट रन ऑफ पोल्यूट्स सोइल, एयर एंड वाटर। तो क्या बोला गया इसके अंदर कि यहाँ पे क्या आता है एनवायरमेंटल पोल्यूशन का कंसर्न आ जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो वेस्ट रन ऑफ होता है ना इससे क्या होता है सोइल, एयर और वाटर तीनों क्या होता है पोल्यूट होता है। नाउ नेक्स्ट आता है हमारा क्या रिसोर्स इंटेंसिव। यहाँ पर क्या होता है हाई यूज़ ऑफ वाटर, फीड एंड एनर्जी। और जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पर इंडस्ट्रियल यूज़ होता है जिससे क्या है लो कॉस्ट में मैक्सिमम प्रोडक्शन दिया जा सके। और इसके लिए क्या होता है ये वाला फार्मिंग रिसोर्स इंटेंसिव होता है, यानी बहुत ज़्यादा यहाँ पर रिसोर्सेज की नीड होती है, जैसे वाटर, ठीक है, फीडिंग के लिए एनिमल के लिए खाने का चीज़, यानी वाटर, फीड और एनर्जी सबकी क्या है बहुत ज़्यादा इसके अंदर रिक्वायरमेंट होती है। नाउ नेक्स्ट आता है हमारे पास एथिकल कंसर्न। अब इसमें क्या है मैंने क्रिटिसाइज फैक्ट्री फार्मिंग फॉर ट्रीटिंग एनिमल्स एज कमोडिटीज़। और यहाँ पर एक तरह से क्या है एथिकल कंसर्न भी आ जाता है, क्योंकि क्या है बहुत सारे लोग इसमें ऐसा मानते हैं कि इस वाली फार्मिंग के अंदर क्या होता है एनिमल को एक तरह से कमोडिटीज़ की तरह यूज़ में लिया जाता है या ट्रीट करा जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या उनको क्या है बिल्कुल एकदम कन्फाइन करके रखते हैं और उनसे मैक्सिमम प्रोडक्शन लेने का कोशिश करते हैं लो कॉस्ट के अंदर, जिसके अंदर उनको एक प्रॉपर लिविंग कंडीशन भी नहीं दिया जाता है। तो इसी वजह से इसके अंदर क्या है काइंड ऑफ एथिकल कंसर्न भी आ जाता है किसके अंदर फैक्ट्री फार्मिंग के अंदर। समझ में आ गया। नाउ नेक्स्ट टाइप आता है हमारा एग्रीकल्चर का, वो है कोऑपरेटिव फार्मिंग। अब इसमें क्या होता है इट इज़ अ सिस्टम वेयर फार्मर्स पूल देयर रिसोर्सेज लाइक लैंड, लेबर एंड कैपिटल टू परफॉर्म एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ कलेक्टिवली एंड शेयर द प्रॉफिट। अब ये क्या है ये वाला जो फार्मिंग है ना कोऑपरेटिव फार्मिंग, ये क्या बेसिकली ऐसा सिस्टम है जहाँ पर क्या है जो फार्मर्स है ना वो क्या उनके लैंड, लेबर, कैपिटल इन सबको क्या करते हैं पूल करते हैं। यानी कहने का मतलब वो क्या उनके जितने भी रिसोर्सेज है ना उनके पास क्या करते हैं वो पूल अप कर लेते हैं, यानी उनको मिला के साथ में वो क्या करते हैं कलेक्टिवली एग्रीकल्चर एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। फिर उसके बाद जो भी प्रॉफिट आता है ना उसको क्या कर लेते हैं वो शेयर कर लेते हैं। तो ये क्या होती है कोऑपरेटिव फार्मिंग, यानी कोऑपरेट करके फार्मर क्या करते हैं अपना जो है ना एग्रीकल्चर एक्टिविटी वो क्या करते हैं परफॉर्म करते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसके अंदर द ओनरशिप ऑफ लैंड रिमेन्स इंडिविजुअल बट फार्मिंग एक्टिविटीज आर डन जॉइंटली अंडर अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। यानी अब ये बात ध्यान रखना कि यहाँ पर इस वाली फार्मिंग के अंदर क्या होता है जो रिसोर्सेज है ना उनकी ओनरशिप तो फार्मर के पास ही है, बट यहाँ पर जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी जो परफॉर्म करी जाती है ना वो क्या है जॉइंटली या कलेक्टिवली करी जाती है। ठीक है, यानी यही बोला गया है कि यहाँ पर ओनरशिप ऑफ लैंड क्या होती है इंडिविजुअल होती है, बट यहाँ पर जो फार्मिंग एक्टिविटी वो क्या है जॉइंटली परफॉर्म करी जाती है अंडर अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। समझ में आ गया। और ये वाला जो फार्मिंग है ना ये क्या है मोस्ट सक्सेसफुल देखा गया है इन डेनमार्क। ठीक है, जहाँ पर क्या है वेयर एवरी सिंगल फार्मर इज अ मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव, जहाँ पर क्या है एवरी सिंगल फार्मर क्या है मेंबर है किसका कोऑपरेटिव का। समझ में आया। और इस बात को आप एकदम ध्यान में रखना, ये 1 मार्क में पूछा जा सकता है कि जो कोऑपरेटिव फार्मिंग है ना वो क्या मोस्ट सक्सेसफुल कहाँ पर है, तो वो कौन है डेनमार्क। ओके, नाउ इसके मेन फीचर की बात कर लेते हैं कि इसके मेन फीचर क्या क्या है, तो वो है वॉलंटरी मेंबरशिप, यानी विलिंगली वो क्या करते हैं ज्वाइन करते हैं मेंबरशिप लेते हैं। ठीक है, वो हो गया। देन आता है कॉमन मैनेजमेंट, यहाँ पर क्या होता है कॉमन मैनेजमेंट होता है क्योंकि यहाँ पर एग्रीकल्चर एक्टिविटी क्या है
कलेक्टिवली करी जा रही है, तो इस वजह से यहाँ पर क्या होता है, कॉमन मैनेजमेंट होता है। ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग भी होती है यहाँ पर, मैंने बताया पूरा कलेक्टिवली करने के बाद यहाँ क्या होता है, देन प्रॉफिट शेयरिंग होती है। तो यहाँ पर क्या हो गया, नेक्स्ट फीचर क्या हो गया, प्रॉफिट शेयरिंग। देन क्या होता है, रिसोर्स शेयरिंग। यहाँ पर क्या करते हैं, फार्मर्स उनके रिसोर्सेज को पुल अप करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो गया, नेक्स्ट फीचर क्या हो गया, रिसोर्स शेयरिंग। देन आता है क्या, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, और ये क्या है, मैक्रो का कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स के अंदर। तो कोऑपरेटिव फार्मिंग के अंदर कैसे एप्लीकेबल होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, सब साथ में कर रहे हैं ना, तो जिससे क्या होता है, कॉस्ट कम लगती है और प्रोडक्शन मैक्सिमाइज होता है। तो यहाँ पर नेक्स्ट फीचर क्या हो गया, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। और नेक्स्ट फीचर क्या हो गया इसका, गवर्नमेंट सपोर्ट थ्रू सब्सिडीज एंड स्कीम्स। और ये वाला जो फार्मिंग है ना, कोऑपरेटिव फार्मिंग, इसे क्या है, गवर्नमेंट का सपोर्ट भी मिलता है। कैसे मिलता है, थ्रू सब्सिडीज एंड स्कीम्स। यानी गवर्नमेंट भी क्या करती है, इस वाली जो फार्मिंग मेथड को क्या करती है, सपोर्ट करती है। कैसे करती है कि वो क्या करती है, सब्सिडीज देती है और साथ ही साथ वेरियस स्कीम फॉर्मुलेट करती है, जिससे क्या हो, ये वाला जो फार्मिंग है ना मेथड, वो क्या हो, एनकरेज हो। नाउ अब ये जो कोऑपरेटिव फार्मिंग है ना, इसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, उसकी हम बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट आता है इसके अंदर लैक ऑफ ट्रस्ट। फार्मर समटाइम्स हेजिटेट टू पूल लैंड एंड रिसोर्सेज। और यहाँ पर क्या आता है, एक चैलेंज आ जाता है कि यहाँ पर क्या आता है, ट्रस्ट इशू आ जाता है। क्या आ जाता है कि फार्मर क्या कभी कभी हेजिटेट होते हैं उनका लैंड और उनके रिसोर्सेज को पुल अप करने के लिए। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, पुअर मैनेजमेंट। इनएफिशिएंट लीडर्स कैन मिसमैनेज रिसोर्सेज। और क्या बोला गया इसके अंदर कि कभी कभी क्या होता है, अगर इनएफिशिएंट लीडर किसी भी सोसाइटी के अंदर, कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर मिल गया, तो इससे क्या होगा, पुअर मैनेजमेंट होगा रिसोर्सेज का, या मिसमैनेजमेंट होगा रिसोर्सेज का। तो ये भी क्या एक प्रॉब्लम हो गई। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्प्यूट में अराइज ओवर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लैंड यूसेज। और साथ ही साथ यहाँ पर क्या है, कभी कभी क्या होता है, डिस्प्यूट अराइज हो जाता है ओवर प्रॉफिट शेयरिंग और लैंड यूसेज। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, लैक ऑफ मोटिवेशन। इंडिविजुअल फार्मर्स में फील लेस रिस्पॉन्सिबल व्हेन वर्किंग कलेक्टिवली। और यहाँ पर क्या होता है, सभी लोग साथ में काम करते हैं, ठीक है, अपने रिसोर्सेस और अपने लैंड को साथ में मिला के पुल अप करके क्या करते हैं, एग्रीकल्चर एक्टिविटी कलेक्टिवली परफॉर्म करते हैं। अब यहाँ पर क्या इतने सारे लोग कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, इस वजह से जो कभी कभी जो इंडिविजुअल फार्मर्स है ना, वो क्या लेस रिस्पॉन्सिबल फील करते हैं या लेस रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। क्योंकि कलेक्टिवली काम करने से क्या होता है, लोगों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वो भी कम हो जाती है और लोगों को लगता है कि नहीं, दूसरा है ना फार्मर, वो कर लेगा। तो इस वजह से क्या उनके अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबलनेस कम हो जाती है और वो क्या हो जाते हैं, लेस रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। और इसके भी एक फैक्टर भी आता है क्या, लैक ऑफ मोटिवेशन। ठीक है, समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ पर क्या सभी चीज़ें कलेक्टिवली हो रही है, तो वो क्या हो जाता है, इस वजह से लेस रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। क्लियर है ना। हमारा लास्ट टाइप आ जाता है एग्रीकल्चर का इस चैप्टर के अंदर, वो है कलेक्टिव फार्मिंग। और ये क्या होता है, सो इट इज़ अ सिस्टम वेयर ऑल लैंड resources and means of production are owned collectively by group or community and फार्मिंग ऑपरेशन आर डन जॉइंटली। अब बच्चों इसके अंदर कंफ्यूजन आता है कोऑपरेटिव और कलेक्टिव वाले में। तो वहाँ पर क्या था, कोऑपरेटिव के अंदर ओनरशिप तो सबके पास थी, फार्मर के पास, बट डिस्पाइट ऑफ दिस वो क्या है, उनका जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी ना, वो क्या जॉइंटली परफॉर्म कर रहे थे। बट यहाँ पर क्या है, जो लैंड रिसोर्सेज और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है ना, उनकी ओनरशिप ही यहाँ पर क्या है, कलेक्टिवली है। यानी यहाँ पर कोई सिंगल पर्सन जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है ना, उसे क्या है, ऑन नहीं कर रहा है। यहाँ पर क्या है, कलेक्टिवली क्या है, ये सब जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है ना, उन्हें क्या है, ऑन करा जाता है। ठीक है, कौन करता है उसे, या तो कोई ग्रुप करता है या कोई कम्युनिटी करता है। पर यहाँ पर सिंगल फार्मर का ऑनरशिप नहीं होता है, किसके अंदर, कलेक्टिव फार्मिंग के अंदर। और इसी वजह से यहाँ पर क्या है, फार्मिंग ऑपरेशन क्या है, जॉइंटली करा जाता है। यानी फार्मिंग तो दोनों जगह जॉइंटली हो रही है, बट वहाँ पर क्या है, ऑनरशिप थी फार्मर के पास और वो क्या कर रहे थे, उनके रिसोर्सेज को पूल कर रहे थे। बट यहाँ पर क्या है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ही क्या है, जॉइंटली ऑन करे जा रहे हैं। डिफरेंस समझ में आया। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, द प्रोड्यूस एंड प्रॉफिट आर शेयर्ड अमंग ऑल मेंबर्स अकॉर्डिंग टू प्री डिसाइडेड रूल। और यहाँ पर क्या है, जो प्रोड्यूस और जो प्रॉफिट है ना, उसे शेयर करा जाता है अमंग ऑल मेंबर्स अकॉर्डिंग टू प्री डिसाइडेड रूल। यानी पहले से क्या है, प्री डिसाइडेड रूल होते हैं, उसके अकॉर्डिंगली क्या है, जितने भी मेंबर है ना, उनके अमंग क्या होता है, प्रोड्यूस है ना, और प्रॉफिट क्या करा जाता है, शेयर करा जाता है। ओके, समझ में आ गया। नाउ इसके एग्जांपल की बात करते हैं कि इसके अंदर इंपॉर्टेंट एग्जांपल क्या है इसके। तो फर्स्ट आता है क्या, सोवियत यूनियन और यूएसएसआर। ठीक है, सोवियत यूनियन और यूएसएसआर। यूएसएसआर का फुल फॉर्म क्या है, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। यानी ये जो सब कंट्रीज है ना, रशिया, बेलारूस, ये सब ठीक है, पहले एक ही थी और इनके डिसबैंड होने से पहले जो पूरा जो था ना रीजन, वो क्या था, सोवियत यूनियन। ठीक है, यानी डिसबैंड होने से पहले जो सोवियत यूनियन था ना, तो वहाँ पर क्या था, ये वाला सिस्टम था। कौन सा, कलेक्टिव फार्मिंग सिस्टम। और वहाँ पर क्या है, दो फार्म थे, कौन कौन से, कोलखोज और सोखोज। कोलखोज मतलब कलेक्टिव फार्म और सोखोज यानी स्टेट फार्म।
तो जो कोलकोज है ना वो क्या है, कलेक्टिव फार्म होता है, यानी यहाँ पर किसी भी कम्युनिटी की क्या है, ऑनरशिप होती है। बट जो सोकोज है ना, यहाँ पर क्या है, स्टेट ऑनरशिप होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या मीन्स ऑफ जो प्रोडक्शन है वो यहाँ पर कोई कम्युनिटी ऑन करती है और यहाँ पर कौन करता है, गवर्नमेंट ऑन करती है। ड्यूरिंग सोशलिस्ट रिजाइम, जो क्या है, जो सोवियत यूनियन था ना वो क्या था, सोशलिस्ट कंट्रोल में था। तो ड्यूरिंग सोशलिस्ट रिजाइम जो सोवियत यूनियन था ना, तो उसके अंदर क्या, यहाँ पर दो तरीके के कलेक्टिव फार्मिंग सिस्टम थे। कौन कौन से, कोलकोज और सोकोज। कोलकोज क्या था, कलेक्टिव फार्मिंग सिस्टम, और सोकोज क्या था, स्टेट फार्मिंग सिस्टम। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या आता है हमारा एग्जांपल, चाइना। और इसके अंदर जो कलेक्टिव फार्म था ना उसका क्या नाम था वहाँ पे सिस्टम का, पीपल्स कम्यून्स। तो उस समय चाइना के अंदर कौन सा रिजाइम था या कौन सा रूल था, तो वो था कम्युनिस्ट रिजाइम या कम्युनिस्ट रूल। और सोवियत यूनियन के अंदर कौन सा था, तो वो था सोशलिस्ट रूल या सोशलिस्ट रिजाइम। फाइन। तो अब हम कलेक्टिव फार्मिंग के मेन फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो क्या इसके अंदर कॉमन ऑनरशिप होती है, मैंने बताया मीन्स प्रोडक्शन क्या है, कलेक्टिवली ऑन करे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होती है, कॉमन ऑनरशिप होती है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या बोला, क्या इसके अंदर सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग बाय अ कमिटी और गवर्नमेंट। और यहाँ पर क्या होता है, प्री डिसाइडेड रूल के हिसाब से सब चीज़ें करी जाती है। तो यहाँ पर क्या होता है, सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग होती है इधर बाय अ कमिटी और गवर्नमेंट। ओके, नाउ नेक्स्ट आता है वर्क एलोकेशन होता है बेस्ड ऑन स्किल। यहाँ पर क्या होता है, पहले से क्या होता है, वर्क एलोकेटेड होते हैं लोगों को, यानी यहाँ पर जो उसमें जो पहले प्रॉब्लम था ना उसके अंदर लेस रिस्पॉन्सिबल वाला, तो वो यहाँ पर नहीं होता है। यहाँ पर स्किल के बेसिस पे क्या होता है, वर्क एलोकेट करे जाते हैं फार्मर्स को। ओके, नाउ नेक्स्ट आता है क्या, फिक्स शेयर सिस्टम। और यहाँ पर क्या होता है, प्री डिसाइडेड रूल के हिसाब से क्या होता है, यहाँ पर फिक्स शेयर सिस्टम होता है कि किसको कितना यहाँ पर शेयर मिलेगा। ठीक है, प्रोड्यूस का और प्रॉफिट का। नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फोकस ऑन इक्वालिटी। यहाँ पर क्या होता है, इक्वालिटी पे फोकस करा जाता है। समझ में आ गया। तो ये थे मेन फीचर्स ऑफ कलेक्टिव फार्मिंग। ओके, नाउ इसके प्रॉब्लम और चैलेंजेस की बात कर लेते हैं कि इस वाले जो फार्मिंग सिस्टम है इसे कौन कौन से प्रॉब्लम और चैलेंजेस फेस करने को पड़ते हैं। तो फर्स्ट आता है हमारे पास क्या, लैक ऑफ पर्सनल इंसेंटिव। और इसमें क्या है, इंडिविजुअल फार्मर्स में लेक मोटिवेशन एज दे डोंट ओन द प्रोड्यूस डायरेक्टली। और यहाँ पर क्या एक तरीके से लैक ऑफ मोटिवेशन आ जाता है इंडिविजुअल फार्मर के अंदर। क्यों आ जाता है, क्योंकि वो क्या जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन और जो प्रोड्यूस है ना उन्हें क्या डायरेक्टली ऑन नहीं करते। यहाँ पर क्या है, जो कमिटी और कह सकते हैं जो ग्रुप या गवर्नमेंट है ना वो क्या है, ऑन करती है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को। बट यहाँ पर क्या इंडिविजुअल फार्मर की ऑनरशिप नहीं होती है, तो इसी वजह से वो क्या है, लैक ऑफ मोटिवेशन के साथ काम करते हैं इसके अंदर। नाउ सेकंड पॉइंट, इनएफिशिएंसी, पुअर मैनेजमेंट एंड लैक ऑफ कंपटीशन कैन लोअर प्रोडक्टिविटी। अब यहाँ पर क्या इस वाले फार्मिंग सिस्टम के अंदर क्या होता है, पुअर मैनेजमेंट और लैक ऑफ कंपटीशन होने की वजह से क्या है, यहाँ पर हमें कभी कभी लोअर प्रोडक्टिविटी देखने को मिलती है। क्योंकि कंपटीशन क्या जरूरी नहीं है कि वो हमें हमेशा डाउन ही करे। कंपटीशन इसलिए भी जरूरी होता है ताकि क्या हम अपने आप को लेवल अप कर सके। और यहाँ पर कोई कंपटीशन होता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या है देखा जाए तो स्टेट की ओनरशिप होती है मेजरली। तो ऐसा होने से क्या होता है, यहाँ पर कंपटीशन तो बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो लैक ऑफ कंपटीशन होने की वजह से क्या है, यहाँ पर इनएफिशिएंसी अराइज होने लग जाती है या लोअर प्रोडक्टिविटी हमें देखने को मिलती है हियर इन दिस कलेक्टिव फार्मिंग। फाइन। नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, रेजिस्टेंस फ्रॉम फार्मर्स। मेनी फार्मर्स डिसलाइक गिविंग अप पर्सनल ओनरशिप। और यहाँ पर क्या है, मैंने बताया कि यहाँ पर क्या लैक ऑफ मोटिवेशन फील होता है इंडिविजुअल फार्मर्स को कि यहाँ पर क्या वो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन और प्रोड्यूस को डायरेक्टली ऑन नहीं कर रहे हैं। तो इसी वजह से उनकी तरफ से क्या आता है, रेजिस्टेंस आ जाता है, यानी वो मना करते हैं। उनकी तरफ से रेजिस्टेंस आ जाता है कि वो क्या है, उनका पर्सनल ओनरशिप नहीं छोड़ेंगे। तो इसी वजह से वो क्या है, डिसलाइक करते हैं ये वाले फार्मिंग सिस्टम को। किसको, कलेक्टिव फार्मिंग सिस्टम को। ओके, तो इसी के साथ ही हमने क्या कर लिया, हमारे एग्रीकल्चर के सारे जो 11 टाइप्स है ना इस चैप्टर के अंदर वो सारे कवर कर लिए हैं। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक द वीडियो। ओके, नाउ हमारा जो प्राइमरी एक्टिविटी का लास्ट टाइप कौन सा बच रहा है, तो वो है माइनिंग। अब ये क्या है, सो माइनिंग इज अ फॉर्म ऑफ प्राइमरी एक्टिविटी विच इन्वॉल्व्स एक्सट्रैक्शन ऑफ कमर्शियली वैल्यूएबल मिनरल्स डीप अंडर द अर्थ सरफेस। तो क्या है, माइनिंग क्या है, बेसिकली अ फॉर्म ऑफ प्राइमरी एक्टिविटी जिसके अंदर क्या इन्वॉल्व होता है, एक्सट्रैक्शन। क्या इन्वॉल्व होता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ कमर्शियली वैल्यूएबल मिनरल्स डीप अंडर द अर्थ सरफेस। यानी जो माइनिंग है ना वो क्या ऐसी प्राइमरी एक्टिविटी है जिसके अंदर क्या इन्वॉल्व होता है, एक्सट्रैक्शन। और एक्सट्रैक्शन भी किसका, कमर्शियली वैल्यूएबल मिनरल्स का, यानी ऐसे मिनरल्स जिनकी क्या कमर्शियली अच्छी वैल्यू आती है। यानी कमर्शियली वैल्यूएबल जो मिनरल्स है ना जो क्या अर्थ सरफेस के अंडर डीप में लाई करते हैं, तो उनको एक्सट्रैक्ट करने की जो एक्टिविटी वो क्या होती है, हमारी माइनिंग। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या इसके अंदर, दीज मटीरियल्स आर यूज फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, कंस्ट्रक्शन, एनर्जी जनरेशन एंड अदर एसेंशियल एप्लीकेशन। और ये वाले जो मटेरियल है ना जो माइनिंग के थ्रू एक्सट्रैक्ट करे जाते हैं, तो ये किस में काम आते हैं, फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ठीक है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में काम आता है, कंस्ट्रक्शन में काम आता है, एनर्जी जनरेशन में काम आता है, और साथ ही साथ इनका क्या है हमें और भी जगह यूज देखने को मिलता है। क्लियर है।
नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द एक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ माइनिंग बिगिन विद द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। और बच्चों ये वाला जो अभी एमसीक्यूज में हमने देखा भी था, वहाँ पे एनसीईआरटी में से स्टेटमेंट दे रखे थे ना, तो उसमें एक स्टेटमेंट ये भी था, क्या था कि जो माइनिंग है ना उसका एक्चुअल डेवलपमेंट कब से हुआ है, तो वो बिगिन हुआ है विद द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, यानी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के साथ ही क्या है, किसकी शुरुआत हो गई थी, माइनिंग के एक्चुअल डेवलपमेंट की शुरुआत हो गई थी या बिगनिंग हो गई थी। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, an important activity in many countries of Africa, South America and Asia। और ये क्या है, माइनिंग जो है ना एक्टिविटी, तो ये क्या है, एक काइंड ऑफ इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है इन मैनी कंट्रीज ऑफ अफ्रीका, साउथ अमेरिका एंड एशिया, यानी जो 3 कॉन्टिनेंट है ना उनकी कंट्रीज में एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है, कौन, माइनिंग। ओके, यहाँ पर क्या है, दे अर्न ऑलमोस्ट 50% ऑफ द इनकम फ्रॉम माइनिंग एक्टिविटी। अब इन तीनों ही कॉन्टिनेंट की जो कंट्रीज है ना वो उनकी इनकम का 50% कहाँ से अर्न करती है, फ्रॉम माइनिंग एक्टिविटी। ओके, कीप इन माइंड। अब क्या बोला गया इसके अंदर, हम बात करते हैं अबाउट फैक्टर्स अफेक्टिंग माइनिंग, यानी ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है जो क्या माइनिंग को अफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्या हमारे पास 2 फैक्टर्स हमें देखने को मिलते हैं, कौन कौन से, फिजिकल फैक्टर्स और इकोनॉमिक फैक्टर्स। फिजिकल फैक्टर्स, ठीक है, यानी शेप एंड साइज वाली बात आ गई। यहाँ पर क्या आता है, साइज, ग्रेड एंड मोड ऑफ अकरेंस ऑफ द डिपॉजिट, यानी यहाँ पर क्या आ गया, जो भी जो है ना मिनरल या डिपॉजिट है उसका साइज, उसका ग्रेड, उसका मोड ऑफ अकरेंस, ठीक है, कैसा है, उसके बारे में सब चीज़ें आ गई, वो किसके अंदर आता है, फिजिकल फैक्टर्स के अंदर। देन आता है हमारा क्या, इकोनॉमिक फैक्टर्स। यहाँ पर क्या आता है, डिमांड फॉर द मिनरल, टेक्नोलॉजी अवेलेबल, लेबर, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट एक्सेट्रा, यानी यहाँ पर क्या इकोनॉमिक फैक्टर्स आ गए, यानी यहाँ पर देखा जाएगा कि जो मिनरल है ना उसकी डिमांड जो एक्सपेक्ट करा जाएगा उसकी डिमांड है कि नहीं है या कितनी है वो देखा जाएगा, उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए टेक्नोलॉजी अवेलेबल है कि नहीं है वो देखा जाएगा, लेबर की अवेलेबिलिटी देखी जाएगी, और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कितना लग रहा है वो सब देखा जाएगा अंडर इकोनॉमिक फैक्टर्स। तो क्या यहाँ पर 2 फैक्टर्स हमें देखने को मिले, फिजिकल फैक्टर्स और इकोनॉमिक फैक्टर्स। फिजिकल में शेप एंड साइज वाली बात लग गई, और इकोनॉमिक में जो भी मिनरल जो एक्सट्रैक्ट करा जा रहा है तो वो क्या प्रॉफिटेबल है कि नहीं है, तो वो सब चीज़ें देखी जाती है अंडर इकोनॉमिक फैक्टर्स। ओके, नाउ होता है हमारा क्या, टाइप्स ऑफ माइनिंग। ओके, अब इसके अंदर क्या है, हमें माइनिंग के अंदर 2 टाइप्स देखने को मिलते हैं, कौन कौन से, सरफेस माइनिंग और अंडरग्राउंड माइनिंग। सो एज द नेम सजेस्ट, सरफेस माइनिंग यानी ऊपर ऊपर, है ना, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, ऊपर ऊपर जो माइनिंग होती है वो कौन सी होती है, सरफेस माइनिंग। और अंडरग्राउंड माइनिंग यानी थोड़ा डीप में जाना पड़ेगा और डीप में जाके माइनिंग करनी पड़ेगी, तो वो क्या है, अंडरग्राउंड माइनिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं अबाउट सरफेस माइनिंग। सरफेस माइनिंग क्या होता है, इसी क्या बोलते हैं हम, ऑल्सो कॉल्ड एज ओपन कास्ट माइनिंग। इसका को क्या नाम है सरफेस माइनिंग का, तो वो है ओपन कास्ट माइनिंग। ओके, कीप इन माइंड। और वही जो अंडरग्राउंड माइनिंग है ना, इसी क्या बोलते हैं हम, शाफ्ट माइनिंग मेथड। क्या बोलते हैं इसे हम, शाफ्ट माइनिंग मेथड। ओके, कीप इन माइंड। अब ये वाला जो सरफेस माइनिंग है ना, इसे ओपन कास्ट माइनिंग क्यों बोलते हैं, तो इसके पीछे का रीज़न है। तो यहाँ पर क्या है, मिनरल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम नियर द अर्थ सरफेस। क्यों बोलते हैं इसको ओपन कास्ट माइनिंग, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जो मिनरल्स है ना वो क्या है, अर्थ सरफेस के क्या ऊपर ऊपर ही पाया जाता है, यानी ऊपरी सतह पे या ऊपरी लेवल पे ही क्या है, यहाँ पर मिनरल्स मिल जाते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या डीप में नहीं जाना पड़ता है, जो भी मिनरल्स है वो अर्थ सरफेस के पास ही ऊपर ही मिल जाते हैं। तो इसी वजह से इसका एक और नाम क्या है, ओपन कास्ट माइनिंग। ओके, और यही अगर हम शाफ्ट माइनिंग मेथड की बात करें तो यहाँ पर इसको क्यों बोला, तो इसको इसलिए ऐसा बोला क्योंकि यहाँ पर क्या है, डीप डिपॉजिट्स आर एक्सट्रैक्टेड बाय डिगिंग शाफ्ट्स एंड टनल। और यहाँ पर क्या होता है, जो मिनरल्स है ना जो एक्सट्रैक्ट करे जाने हैं वो क्या है, अर्थ सरफेस के डीप में लाई करते हैं। तो उन डीप डिपॉजिट को एक्सट्रैक्ट कैसे करा जाता है, बाय डिगिंग शाफ्ट एंड टनल। और उनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए क्या है, यहाँ पर जो शाफ्ट और टनल्स है ना वो क्या डिग करनी पड़ती है, तो इसी वजह से इसका नाम क्या है, शाफ्ट माइनिंग मेथड। यानी शाफ्ट बनाना पड़ता है, यानी कह सकते हैं हम एक वर्टिकल जो है ना टनल बनानी पड़ती है इनको मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, इसलिए इसका नाम रखा गया है क्या, शाफ्ट माइनिंग मेथड। इसके अंदर क्या बोला गया, इसके अंदर सरफेस माइनिंग के अंदर कंसिडर द इजीएस्ट एंड द चीपेस्ट वे ऑफ माइनिंग मिनरल्स दैट लाइज नियर द सरफेस। और ये क्या होता है, ईजीएस्ट और चीपेस्ट वे होता है माइनिंग का। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जो मिनरल्स है ना वो क्या नियर द सरफेस ही पाए जाते हैं। ठीक है, और वही अगर हम अंडरग्राउंड माइनिंग की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, दिस मेथड इज़ वेरी डेंजरस बिकॉज पॉइजनस गैसेस, फायर्स, फ्लड्स एंड केविंग इन लीड टू फैटल एक्सीडेंट। और यहाँ पर क्या बोला गया है कि ये वाला जो माइनिंग मेथड है ना ये क्या है, बहुत डेंजरस होता है। क्यों होता है, क्योंकि डीप में जा रहे हैं तो यहाँ पर क्या होता है, डीप में जाने के बाद बहुत सारी जो पॉइजनस गैसेस, फायर, फ्लड्स, केविंग इन, यानी कभी कभी क्या होता है पूरी जो है ना केव वो ही ढह जाती है। तो केविंग इन होने की वजह से फैटल एक्सीडेंट देखने को मिलता है, यानी किसी न किसी की जान चली जाती है इसके अंदर। तो इसी वजह से ये वाला जो माइनिंग मेथड है वो क्या है, वेरी डेंजरस है। ठीक है, और क्या बोला गया इसके अंदर, देयर आर मेनी केसेस ऑफ माइनिंग फायर्स एंड फ्लडिंग ऑफ कोल माइंस इन इंडिया। तो क्या बोला गया इसके अंदर कि ऐसे भी बहुत सारे केसेस हमें हमारे कंट्री के अंदर भी देखने को मिले हैं, किसके, ऑफ
माइनिंग फायर्स एंड फ्लडिंग ऑफ कोल माइंस। इससे क्या है, फेटल एक्सीडेंट हो जाते हैं, यानी किसी न किसी की जान चली जाती है। तो इसी वजह से ये वाला जो अंडरग्राउंड माइनिंग है ना, ये क्या वेरी डेंजरस होता है। और ये वाला जो है सरफेस माइनिंग, इसमें इतना रिस्की नहीं होता है क्योंकि मिनरल ऊपर ऊपर ही है। तो इसी वजह से ये क्या होता है, ईजीएस्ट और चीपेस्ट वे होता है माइनिंग का। ठीक है, नाउ अब ये सरफेस माइनिंग है ना, उसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ओवरहेड कॉस्ट इज वेरी लो इन सेफ्टी प्रिकॉशन एंड इक्विपमेंट यूज। तो क्या बोला गया इसके अंदर कि जो सरफेस माइनिंग है ना, उसके अंदर ओवरहेड कॉस्ट क्या होती है, बहुत लो होती है। किसके अंदर, सेफ्टी प्रिकॉशन के अंदर, और इक्विपमेंट जो इसके अंदर यूज होते हैं उसके अंदर भी क्या है, इसकी जो कॉस्टिंग आती है वो बहुत कम आती है। देखो जाहिर सी बात है, ऊपर पाया जा रहा है तो इसके अंदर क्या हमें इतनी सेफ्टी प्रिकॉशन लेनी नहीं पड़ेगी, और साथ ही साथ यहाँ पर जो इक्विपमेंट यूज होंगे ना वो भी इतने ज़्यादा नहीं होंगे। सो इसी वजह से यहाँ पर क्या है, जो ओवरहेड कॉस्ट है ना वो क्या आएगी, वेरी लो आएगी या बहुत कम होगी। समझ में आया। और भाई अगर हम अंडरग्राउंड माइनिंग की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, ओवरहेड कॉस्ट इज कंपैरेटिवली हाई इन सेफ्टी प्रिकॉशन एंड इक्विपमेंट यूज। और यहाँ पर क्या है, डीप डाउन जाना पड़ता है मिनरल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। तो इस वजह से यहाँ पर क्या है, कंपैरेटिवली टू सरफेस माइनिंग, यहाँ पर क्या है, कंपैरेटिवली हाई हमें ओवरहेड कॉस्ट देखने को मिलती है इन सेफ्टी प्रिकॉशन एंड इक्विपमेंट यूज़। यानी अंदर जा रहे हैं और अंदर गैसेस वगैरह सब कुछ है, तो उनसे बचने के लिए क्या है, सेफ्टी प्रिकॉशन लेना पड़ेगा और सारे इक्विपमेंट को यूज़ करना पड़ेगा। तो इसी वजह से यहाँ पर क्या होता है, ओवरहेड कॉस्ट ज़्यादा आती है एज कम्पेयर टू दिस वन। ओके, समझ में आया। नाउ हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट मिनरल्स जो क्या है इसके अंदर एक्सट्रैक्ट करे जाते हैं। किसके अंदर, माइनिंग के अंदर। तो माइनिंग के अंदर क्या है, 3 तरीके के मिनरल एक्सट्रैक्ट करे जाते हैं। कौन कौन से, मेटेलिक मिनरल, नॉन मेटेलिक मिनरल्स और एनर्जी रिसोर्सेज। मेटेलिक मिनरल्स यानी ऐसे मिनरल जिनके अंदर क्या मेटल कंटेंट है, जैसे आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, बॉक्साइट। नॉन मेटेलिक क्या होते हैं, थोड़े ब्रूटल नेचर के होते हैं। ठीक है, यानी ऐसे मिनरल जो क्या थोड़े बिखर जाते हैं, बिखरे बिखरे होते हैं, तो वो उसके अंदर आता है नॉन मेटेलिक मिनरल जिनके अंदर क्या मेटल कंटेंट नहीं है, जैसे लाइमस्टोन, जिप्सम, पोटेश। देन आता है हमारे क्या एनर्जी रिसोर्सेज, उसके अंदर क्या आ जाता है, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। तो ये 3 तरीके के मिनरल का एक्सट्रैक्ट करे जाते हैं माइनिंग के थ्रू। ओके, नाउ नेक्स्ट आता है हमारे पास क्या, मेन फीचर्स। जो माइनिंग है ना उसके मेन फीचर्स क्या क्या है उसकी हम बात कर लेते हैं। तो ये क्या है, बेसिकली एक प्राइमरी एक्टिविटी है और ये क्या है, लेबर एंड कैपिटल इंटेंसिव दोनों है। ठीक है, लेबर की भी नीड है और मशीनरी या कैपिटल की भी हमको नीड है। नाउ नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास, हाई रिस्क, यानी बहुत रिस्की होता है। स्पेशली अगर हम अंडरग्राउंड माइनिंग की बात करें तो वो क्या है, बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट आता है हमारे पास क्या, साइट स्पेसिफिक। और ये क्या होता है, साइट स्पेसिफिक होता है। क्यों, क्योंकि जहाँ पर साइट है ना मिनरल की, जहाँ पर मिनरल पाया जा रहा है वही तो करेंगे माइनिंग। ऐसा थोड़ी ना है कि कहीं पर भी जाकर माइनिंग शुरू कर देंगे, नहीं। तो इसी वजह से ये क्या होता है, साइट स्पेसिफिक होता है, यानी जहाँ पर मिनरल की अवेलेबिलिटी है या जहाँ पर मिनरल लोकेटेड है वहीं पर क्या करी जाएगी, माइनिंग करी जाएगी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या है, एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज, यानी माइनिंग के थ्रू जितने भी रिसोर्सेज निकलते हैं ना वो उनका नेचर कैसा होता है, एग्जॉस्टिबल, यानी वो खत्म हो सकते हैं अगर उनका हम ओवर यूज करें तो। यानी आसान भाषा में बोलूँ तो ऐसे रिसोर्सेज इसके थ्रू एक्सट्रैक्ट करे जाते हैं जिन्हें क्या हम आसानी से रिन्यू नहीं कर सकते, यानी वो क्या होते हैं, नॉन रिन्यूएबल होते हैं। और अगर रिन्यू होंगे भी ना तो उन्हें क्या है, ज़्यादा टाइम लगेगा रिन्यू होने में। ओके, तो कहने का मतलब यहाँ से जो माइनिंग के थ्रू जो रिसोर्सेज निकलते हैं ना वो क्या एग्जॉस्टिबल या हम कह सकते हैं नॉन रिन्यूएबल नेचर के होते हैं। ओके, समझ में आ गया। नाउ नेक्स्ट आता है हमारे पास क्या, माइनिंग सिनेरियो। अब यहाँ पर क्या है, हम डेवलप और डेवलपिंग नेशंस की बात करेंगे कि दोनों के अंदर क्या है, माइनिंग को लेकर क्या सिनेरियो चल रहा है। तो फर्स्ट अगर हम बात करें डेवलप नेशंस की या डेवलप कंट्रीज की, तो वहाँ पर क्या है, द माइनिंग, प्रोसेसिंग एंड रिफाइनिंग और प्रोडक्शन आर डिमिनिशिंग ड्यू टू हाई लेबर कॉस्ट। तो क्या है यहाँ पर कि अगर हम डेवलप नेशंस की बात करें या डेवलप कंट्रीज़ की बात करें तो यहाँ पर क्या है, माइनिंग, प्रोसेसिंग और जो रिफाइनिंग है ना प्रोडक्शन की, वो क्या होती जा रही है, डिमिनिश होती जा रही है, यानी कम होती जा रही है विद द टाइम। क्यों होती जा रही है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, हाई लेबर कॉस्ट लगता है, यानी जो लेबर है ना वहाँ क्या है, चीपली अवेलेबल नहीं होता है, वहाँ पर क्या है, लेबर कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। तो इसी वजह से डेवलप कंट्रीज़ के अंदर क्या है, माइनिंग, प्रोसेसिंग और रिफाइनिंग की जो चीज़ें हैं ना वो क्या है, डिमिनिश होती जा रही है विद द टाइम। समझ में आया। और इसके कंट्रास्ट में अगर हम बात करें डेवलपिंग कंट्रीज़ की या डेवलपिंग नेशंस की, तो वहाँ पर क्या है, माइनिंग आर बिकमिंग मोर इंपॉर्टेंट। वहाँ पर जो डिमिनिश हो रही है डेवलप कंट्रीज़ के अंदर, बट उसके कंट्रास्ट में जो डेवलपिंग नेशंस या डेवलपिंग कंट्रीज़ है ना वहाँ पर क्या है, माइनिंग क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट होती जा रही है विद द टाइम, या क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट बनती जा रही है विद द टाइम। क्यों बनती जा रही है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ड्यू टू लार्ज लेबर फोर्स एंड एम फॉर हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अर्न ऑलमोस्ट 50% ऑफ देयर इनकम फ्रॉम माइनिंग एक्टिविटी। तो क्या इसकी बेसिक रीज़न क्या है, पहला क्या है कि यहाँ पर क्या है, लार्ज लेबर फोर्स होती है, इस वजह से यहाँ पर क्या है, जो लेबर है ना वो क्या चीपली अवेलेबल हो जाता है, तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आता ही नहीं है, तो इस वजह से क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ क्या है, यहाँ पर डेवलपिंग नेशन के अंदर क्या है, लोग एम करते हैं फॉर हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी डेवलपिंग नेशन के अंदर क्या है, सब जीना चाहते हैं एक अच्छी लाइफ, और
इसके लिए क्या है, माइनिंग एक्टिविटी परफॉर्म करी जाती है क्योंकि यह लेबर इजीली अवेलेबल हो जाता है चीपली, और साथ ही साथ यहाँ पर माइनिंग के थ्रू क्या है कमर्शियली जो वैल्यूएबल जो मिनरल्स है ना वो क्या एक्सट्रैक्ट करे जाते हैं, जिससे क्या अच्छा खासा पैसा मिलता है। तो इसी वजह से यहाँ पर क्या है ये वाली जो एक्टिविटी है ना वो क्या परफॉर्म करी जाती है। और इसी वजह से क्या है ये जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है ना, यहाँ पर क्या है जो कंट्री है ना उसके अंदर उसकी इनकम का 50% क्या है, कहाँ से आता है, फ्रॉम माइनिंग एक्टिविटी। यानी इतना ज़्यादा शेयर है किसका, डेवलपिंग नेशंस के अंदर, किसका, माइनिंग एक्टिविटी का। क्लियर है, समझ में आ गया। नाउ हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ माइनिंग, यानी जो माइनिंग एक्टिविटी है ना, अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है उसकी हम बात करते हैं ओवरऑल। यहाँ पर कोई हम पार्टीशन या हम कोई डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे बिटवीन द डेवलप एंड डेवलपिंग नेशन। यहाँ पर हम ओवरऑल देखते हैं कि जो माइनिंग है ना उसकी इंपॉर्टेंस क्या है फटाफट से। तो क्या इसके अंदर प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्री, कि माइनिंग क्या करता है, प्रोवाइड करता है रॉ मटेरियल किसके लिए, फॉर इंडस्ट्री। ओके, नेक्स्ट क्या है, जनरेट एम्प्लॉयमेंट एंड फॉरेन एक्सचेंज। और साथ ही साथ जो माइनिंग है ना वो क्या करता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है क्योंकि इतनी ज़्यादा लेबर फोर्स क्या करता है, वो एम्प्लॉय करता है इसके अंदर, ठीक है। तो वो क्या करता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, और साथ ही साथ क्या है, फॉरेन एक्सचेंज भी लाता है कंट्री के अंदर, क्योंकि अगर कोई कमर्शियली वैल्यूएबल मिनरल किसी कंट्री के अंदर मिल रहा है तो अदर कंट्रीज भी उसे परचेस करेगी ना, तो इस वजह से क्या होगा, उस कंट्री के अंदर क्या होगा, फॉरेन एक्सचेंज आएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, ड्राइव्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ। और साथ ही साथ क्या होता है, ये जो माइनिंग है ना इसकी वजह से क्या होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ड्राइव होता है, और साथ ही साथ क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ भी देखने को मिलती है। समझ में आया। नाउ नेक्स्ट क्या है, सप्लाइज मटेरियल एसेंशियल फॉर मॉडर्न टेक्नोलॉजी। और साथ ही साथ जो माइनिंग है उसके थ्रू क्या है, कमर्शियली वैल्यूएबल मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करे जाते हैं। यानी कहने का मतलब ऐसे मटेरियल की भी सप्लाईज के अंदर देखने को मिलती है जो क्या है, किस में काम आते हैं या किसके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, फॉर मॉडर्न टेक्नोलॉजी। क्लियर है, समझ में आ गया एकदम। नाउ फाइनली हम हमारा जो माइनिंग एक्टिविटी है उसके प्रॉब्लम और चैलेंजेस की बात कर लेते हैं, उसके बाद चैप्टर का एंड हो गया। क्या है इसके अंदर, फर्स्ट ऑफ ऑल एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। ओके, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन में क्या आ गया, लैंड डिस्ट्रक्शन, डिफोरेस्टेशन और सॉइल इरोजन, क्योंकि यहाँ पर क्या एक्सट्रैक्शन करा जा रहा है, गड्ढे वगैरह खोदे जाएंगे ना, तो इससे क्या होगा, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हमें देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, लैंड डिस्ट्रक्शन, डिफोरेस्टेशन और सॉइल इरोजन, तो इसकी वजह से क्या होगा, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, पोल्यूशन, एयर वाटर एंड लैंड पोल्यूशन फ्रॉम माइनिंग एक्टिविटीज़। और माइनिंग एक्टिविटी की वजह से क्या होता है, एयर वाटर एंड लैंड पोल्यूशन हमें देखने को मिलता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, एग्जॉशन ऑफ रिसोर्सेज, ओवर माइनिंग लीड्स टू डिप्लीशन ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। और मैंने बताया कि जो माइनिंग है ना उसके थ्रू क्या निकलता है, एग्जॉस्टिबल या नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज या मिनरल्स निकलते हैं। यानी अगर या तो ऐसे रिसोर्सेज निकलते हैं जो कि जल्दी ख़त्म हो जाएंगे या ऑलरेडी कम क्वान्टिटी में है, और अगर निकल भी रहे हैं ना थोड़े ज़्यादा तो उनको रिन्यू होने में टाइम लगेगा। यानी अगर इसको ओवर यूज़ करा ना तो वो क्या एग्जॉस्ट हो जाएंगे और उनको रिन्यू होने में टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये बोला गया है कि अगर हम क्या करेंगे, ओवर माइनिंग करेंगे रिसोर्सेज की, तो इससे क्या होगा, नॉन जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है वो क्या हो जाएंगे, एग्जॉस्ट हो जाएंगे या वो क्या हो जाएंगे, डिप्लीट हो जाएंगे। तो प्रॉब्लम क्या आ गई, एग्जॉशन ऑफ रिसोर्सेज की। ठीक है, नाउ फाइनली हमारे पास लास्ट पॉइंट आ जाता है, कौन सा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ कम्युनिटीज़। क्या है वो, ट्राइबल एंड लोकल कम्युनिटीज़ ऑफन डिस्प्लेस। और माइनिंग एक्टिविटी की वजह से क्या है, ऐसे रीजन जहाँ पर कोई कम्युनिटी रिसाइड कर रही है, बट वहाँ पर अगर पता चला कि वहाँ पर क्या है कोई भी मिनरल की अवेलेबिलिटी है, तो उस रीजन को क्या है, खाली करा दिया जाएगा। यानी कहने का मतलब उस रीजन से क्या होगा, वो कम्युनिटी को क्या करना पड़ेगा, डिस्प्लेस करना पड़ेगा। या तो विलिंगली करे या तो क्या उनको फोर्सली क्या है वहाँ से डिस्प्लेस कर दिया जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्या आ गई, डिस्प्लेसमेंट ऑफ कम्युनिटीज़। यानी कौन कौन सी कम्युनिटीज़, ट्राइबल और कोई भी लोकल कम्युनिटीज़ को क्या है यहाँ से डिस्प्लेस करना पड़ेगा। तो ये भी क्या हो गई, प्रॉब्लम हो गई, जो क्या है चैलेंज है एक तरीके से टू द माइनिंग एक्टिविटी। ओके, समझ में आ गया। तो बच्चों ये था हमारा प्राइमरी एक्टिविटी जो आपका चैप्टर है, और हमने बहुत अच्छे से सारे टॉपिक्स को अच्छे से कवर करा है। मैंने कोशिश करी कि मैं इस वीडियो के अंदर ही आपको सारी चीज़ें यही लर्न करा दूँ, तो आपको क्या है ज़्यादा बाद में कोई प्रॉब्लम फेस करनी नहीं पड़े। और इसके अंदर क्या मैंने पूरा ज़्यादा फोकस थ्योरी पे करा है, जिससे कि एक बार आपको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो जाएगी ना, तो उसके बाद हम मैप और इसके क्वेश्चन आंसर को भी प्रैक्टिस करेंगे और स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ना, तो चैप्टर हार्ड नहीं लगेगा। ओके, तो फाइनली ये था हमारे चैप्टर का रिवीजन। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर चैनल के साथ पहले से ही हो तो अपने फ्रेंड्स और अपने क्लासमेट्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना, उनको बताना इस चैनल के बारे में। और वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक द वीडियो, जिससे क्या मुझे मोटिवेशन मिलेगा टू ब्रिंग मोर सच वीडियोस फॉर यू लाइक दिस। ओके, सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ आप सभी बच्चों से अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय।